हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा, आपका बिजनेस स्टडी मेंटोर, और आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। आप सबके चहीते इस प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है इजीली लर्न विद स्माइल। कैसे हो यारो, क्या हालचाल? तो बात चल रही थी हमारे तैयारी को लेकर। एग्ज़ाम टाइम आ गया है, प्री बोर्ड्स की तैयारी अब धीरे धीरे टेंशन जो है बढ़ने लगेगी। दिवाली का टाइम भी आ रहा है, सर्दी भी आ रही है, आलसपन भी आ रहा है। घर में काम करने के लिए मम्मी भी कह रही है भैया सफाई करनी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, कल संडे था तो आराम करने का कोई टाइम नहीं था। बोले बहुत हो गया, फिर तू लग जाएगा काम पे, टाइम नहीं मिलेगा, चल एक काम कर, आज रसोई धुलवा दे। वो रसोई धुलवाने लगे। भैया क्या करें, काम करना ही पड़ेगा। वैसे हम जानते हैं आप भी थोड़ी सी मुसीबत में गुजर रहे होगे कि सर घर का काम भी तो करना पड़ रहा है। मम्मी बोलती भैया इस कमरे की सफाई करने मदद कर दे, अच्छा पंखे साफ कर दे, ठीक है, ये सब चीज़ें चलती है। बोतलों की जो बोलते हैं ना गर्मी के टाइम पानी बोतल भरने का, उसमें थोड़ी सी निजात मिली होगी, थोड़ी सी आराम मिला होगा आपको। तो इसलिए हमने बोला चलिए ठीक है भैया, इसका थोड़ा सा आसान कर देते हैं आप लोगों का काम। और कैसे करेंगे भैया, आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लेलिस्ट तैयार है, पर सर हमें चाहिए क्विक रिवीजन। और क्विक रिवीजन कब मिलेगा? जब हम देंगे आपको वन शॉट, एक बार में चैप्टर क्लियर। तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे चैप्टर को। देखिए आप बोलोगे सर ये तो बहुत जल्दी आपने कंप्लीट कर दिया। अरे जल्दी नहीं किया, आपको हमने मेन मेन पॉइंट्स बता दिए, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। पर हाँ, अगर आपको टॉपिक समझना है, इसको डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए कुछ नहीं करना। जैसे आप हमारे चैनल में जुड़े हुए हो कॉमर्स इजीली पे, यहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज, टॉप चैप्टर वाइज में टॉपिक वाइज आपको क्या मिल जाएंगे? आपको सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ पे टॉपिक वाइज आप उसको 1.5x करके फटाफट सुन लीजिए, समझ लीजिए और शानदार तरीके से तैयार कर लीजिए। तो आज का वन शॉट किस बारे में है भैया? आज का वन शॉट है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जिस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पे भैया मीटिंग चल रही है, ठीक है, यहाँ पे मीटिंग चल रही है और आदमी बातें कर रहे हैं, बहुत डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि बिजनेस इन्वायरमेंट कुछ चीज ही ऐसी है। अब देखिए इसको समझने का हम इस तरह से बोल सकते हैं कि नॉर्मल आम भाषा में तो हम ये कहते हैं हमारे घर के अंदर भैया बाहर के लोगों से तो लड़ ले, पर घर के लोगों से कैसे लड़ा जाए, आदमी हार वही मानता है। ये हमारी पर्सनल लाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू। पर बिजनेस वाला बोलता है अंदर की प्रॉब्लम से तो लड़ लिया जाए, उसको सुधार लिया जाए, पर जो अनदेखी समस्या है, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई बस नहीं है, हम उसे कुछ नहीं कर सकते, जैसा वो बदलाव करेगा वैसे हमें बदलाव करने की जरूरत है। इट मीन्स किसकी बात कर रहा है? बिजनेस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है। तो मैं आपका राहुल सर, जैसे कि आप देख सकते हैं, वन शॉट लेके आपके सामने तैयार हूं, हाजिर हूं बिजनेस इन्वायरमेंट को लेकर। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। क्या कहना चाहता है हमसे भैया, ये क्या बोलना चाहता है कि भैया बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? जैसे कि भी आपको बताया कि घर के लोगों से वाला सीन, पर हम जो है बिजनेस जो है एक एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो बाहर की सिचुएशन से समझना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा अनसर्टिनिटी, कब बदलाव कैसे आ जाए। कुछ एग्जांपल्स लेंगे समझने को लेकर, और क्या क्या बिजनेस एनवायरनमेंट कवर करता है उसको पढ़ लेते हैं अब हम। चलिए जी, तो बेसिकली ये जो मैंने आपके लिए लाया उसका मतलब सिंपल सा है। देखिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, ठीक है। अब इंटरनली जितनी भी माथापोड़ी है ना, इंटरनली जितनी माथापोड़ी उसको सल्टा लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि भैया ऑर्गेनाइजिंग का फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर हम डिसाइड कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे किस रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल अथॉरिटी वगैरह वो सब हम डिसाइड कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज द आउटसाइड इन्वायरमेंट। ये ऑर्गेनाइजेशन की बाहर की जो दुनिया है, ये समस्या है, ठीक है। और ये भाई हर टाइम आपको चैलेंजेस थ्रो करती है। जैसे बोलते हैं ना, एक सक्सेसफुल आदमी जब बनता है ऐसे नहीं बन जाता, उसको बहुत सारे चैलेंजेस को गो थ्रू करना पड़ता है। सेम एक ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे चैलेंजेस के साथ गो थ्रू करना पड़ता है। जैसे कि हम बात करें 1 2 3 4 5, और भी बहुत है, हम डिटेल में जितना हमारे कोर्स में कवर उससे पढ़ लेते हैं। भैया जिस देश में रह रहे हो वहां की पॉलिटिकल कंडीशन क्या है? दुनिया अपग्रेड हो रही है, टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, इसकी भी माथापोड़ी है। जिस देश में रह रहे हो वहां की कानून व्यवस्था क्या है, उसकी भी चिंता है। जिस देश में रह रहे हो वहां की सोशल इशू को भी ध्यान रखना जरूरी है, सोसाइटी में काम कर रहे हो भैया। और उस देश की इकोनॉमी में क्या हलचल हो रही है, इन सब को ध्यान में रखते हैं। और इन सब की वजह से जो चैलेंजेस ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं,
है ना। क्या मिलते हैं बेटा, चैलेंजेस मिलते हैं। ये भैया चैलेंजेस फेंकेंगे, इनमें कोई बदलाव आएगा, ये बदलाव आपको बोलेंगे भैया लो पकड़ो, क्या आप इसको संभाल सकते हो, भैया संभालना ही पड़ेगा। नहीं संभालोगे तो आउट ऑफ द गेम, आउट ऑफ द सिनेरियो, आउट ऑफ द बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, सेक्टर, सब कुछ खत्म, खेल खत्म, बंद करो, झोला उठाओ और चल दो। फिर घर जाके बोलना बंद हो गया तो घर वाले फिर ताने सुनाएंगे ही सुनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। पर वो नहीं समझेंगे कि भैया ये जो समस्या है वो हर कोई हैंडल कर लेता तो सभी अंबानी, सभी टाटा और सभी बिरला बन जाते, क्योंकि ये चैलेंजेस फेंकेगा। अब चैलेंजेस कैसे फेंकेगा, आपके एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जीएसटी ले लीजिए, ठीक है। पहला तो हम जीएसटी के बारे में बात कर सकते हैं। जीएसटी, इसको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से, डार्क कर लेते, कोई लोड नहीं है। ठीक है, फिर आप डीमोनेटाइजेशन ले लीजिए। इसके अलावा क्या ले सकते हैं सर, मतलब बहुत कुछ है भैया, क्या है सर बताइए, आप बताइए हमें। अरे इन्फ्लेशन, रिसेशन, बैंक रेट, हर एक में जब भी चेंजेस आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में फर्क पड़ेगा। पर्टिकुलरली उस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं पड़े, किसी और में पड़ जाए, क्या फिर ऐसा कुछ आए कि सभी में पड़ जाए, तो इसको हम बात करेंगे भाई स्पेसिफिक और जर्नल बात करेंगे। स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलर सेक्टर पे इफेक्ट आ गया, जनरल सभी पे आ गया, जीएसटी आया सभी पे आ गया, किसी पर्टिकुलर पे नहीं आया, ठीक है। डिमोनेटाइजेशन सभी पे आया, किसी पर्टिकुलर पे नहीं आया। बैंक रेट, मान लीजिए सिर्फ कार सेक्टर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा इसका। बैंक रेट मतलब भैया मान लीजिए हाउसिंग लोन इंक्रीज कर दिया, हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे इफेक्ट किसको पड़ेगा, हाउसिंग सेक्टर, रियल एस्टेट बिजनेस को इफेक्ट करेगा, बाकी सेक्टर नॉर्मलाइज रहेगा। इन्फ्लेशन आएगा सभी पे इफेक्ट करेगा, सारे सेक्टर पे इफेक्ट करेगा। तो बेसिकली क्या होगा, जब जब ये कोई चैलेंजेस फेंकेंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही इनके साथ ये समझना पड़ेगा कि भैया ये चैलेंजेस जो फेंक रहे हैं इसमें अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट्स है हमारे लिए, इसको समझना पड़ेगा। इसका इंपैक्ट कितना लंबे टाइम तक रहेगा, कितने लंबे टाइम तक इस इंपैक्ट को हम झेल सकते हैं, क्या हमें पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। सो इट्स ऑल अबाउट बिजनेस इन्वायरमेंट। मीन्स हम बोल सकते हैं ऑल द फैक्टर्स, या फिर हम ग्रुप ऑफ फैक्टर्स बोल सकते हैं which are outside the business on which the business or organization have no control, they have to adjust themselves according to situation circumstances. Is it clear? आगे बात समझ में। चलिए डेफिनेशन की तरफ मूव कर लेते हैं। क्या बोल रहा है हमारा डेफिनेशन, हमारा डेफिनेशन बोल रहा है भैया हमसे, businessman means the total of these factors which influence the business and or which the business has no control. तो business environment क्या है, means और sum बोल सकते हैं, sum of all the factors which influence the business and over which the business has no control. तो बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है, ये सम ऑफ फैक्टर्स हैं, टोटल ऑफ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के तरीके पे, ठीक है। सो वी कैन से फर्दर इट सेज बिजनेस में टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशन कंप्राइजिंग ऑफ कंज्यूमर, क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर, इंडिविजुअल की बात कर रहे हो या इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हो तो मतलब है कौन, इसमें कंज्यूमर है, क्योंकि कंज्यूमर को लगा भैया ये कंपनी अच्छी नहीं है, ये कंपनी का काम खराब, बाहर निकाल दो। मैगी वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। नेस्ले के मैगी में आया कि भैया इसमें लेड है, इसमें कैंसर हो सकता है बच्चों को, पेरेंट्स आर मोर सिक्योर्ड, मोर मतलब कि भैया हम अपने बच्चों को इस तरह से नहीं दे सकते कि वो खाए और बीमार हो जाए, तो उन चीज़ों को अवॉइड करो, तो पूरा देश में मैगी को बॉयकॉट कर दिया। सो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू कि आज ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा वो हमें। कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स आपके नाग होते हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कब जाकर डस ले आपको और सीढ़ियों से खट 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 नीचे आना पड़े, स्नेक वाला गेम जो है हमारा। सप्लायर्स, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है पर्टिकुलर सेक्टर ऑफ बिजनेस को लेकर। कोर्ट्स, मीडिया एंड फोर्सेज लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल that are outside the ambit and control of the business enterprises but that can affect its performance directly or indirectly. ये ध्यान रखना जरूरी है, कुछ होते हैं जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिकली, या फिर हम बोलते हैं पॉलिटिकली है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को बोल सकते हैं डायरेक्ट इंपैक्ट आता है। कोर्ट के लिए बोल सकते हैं कि भैया लीगल है, डायरेक्ट इंपैक्ट आ सकता है, जैसे कि हम बोलते हैं टबैको है या टबैको इंडस्ट्रीज है, अल्कोहल इंडस्ट्रीज है, इनके ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट आता है हमेशा। कैसे आता है कि भैया आपको टबैको जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको ये चीज़ कंपलसरी है कि आपको लिखना पड़ेगा भैया टबैको च्यूइंग, टबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, ठीक है। टबैको आपको दर्दनाक मौत देता है, बड़ा सा उसके ऊपर स्टिकर के ऊपर आपको लगाना पड़ेगा, लेबलिंग करनी पड़ेगी। अल्कोहल बैन है, आप टीवीज के ऊपर
या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। कंजप्शन ऑफ अल्कोहल इज इंजरियस टू हेल्थ, ये भी लिखना जरूरी है। तो दीज आर द थिंग्स जो डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं, और सर्टेन थिंग्स वो इनडायरेक्टली घूम के आते हैं और कहीं ना कहीं इंपैक्ट करके जाते हैं बिजनेस पे। तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, एक ओनर को, एक बिजनेस के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो बीओडी है या टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनको काफ़ी सतर्क रहना पड़ता है। उनको काफ़ी सोचना पड़ता है कि भैया यार इस तरह की चीज़ें हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, या गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है, गवर्नमेंट आने वाले टाइम में क्या स्टेप्स लेने वाली है, गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है, गवर्नमेंट की जो आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट उसकी वे ऑफ थिंकिंग क्या है, ठीक है। तो अगर टूरिज्म इंक्रीज करना है तो गवर्नमेंट इस तरह से बातें करेगा, बोलेगा हाँ टूरिज्म सेक्टर, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप टूरिज्म सेक्टर में एंटर कर सकते हो, उस चीज़ को ज़्यादा जल्दी ग्रैब कर सकते हो। तो जम्मू एंड कश्मीर का डेवलपमेंट हुआ तो अब डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे टूरिज्म बढ़ता जा रहा है, वहाँ पे लोग होटल्स खोल रहे हैं, कैफेज खोल रहे हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल डेवलपमेंट जीडीपी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपके लिए थ्रेट्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी हो सकते हैं, पर आपको समझना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, ठीक है। तो उस बिजनेस एनवायरनमेंट को जिसमें कंप्राइज क्या है बेटा, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, या फिर हम इंडिविजुअली बात कर ले कंज्यूमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर, गवर्नमेंट, इनका उद्देश्य क्या, इनकी थॉट प्रोसेस क्या, इनकी थिंकिंग के मन में क्या चल रहा है, ये क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट कर रहे हैं। अगर इसको आपने एनालाइज कर लिया, इसको आपने स्कैन कर लिया, तो आप पता कर सकते हैं भैया ये हमारे लिए थ्रेट्स है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलिए जी नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज एनवायरनमेंट स्कैनिंग। जैसे मैंने आपको समझाया अभी कि भैया एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि भैया आने वाले फ्यूचर में, जैसे हम बोलते हैं ना पंडितों के पास जाते हैं, सर भविष्य में क्या लिखा है, भविष्य गर्भ में क्या लिखा हुआ है, ठीक है, आने वाला टाइम मेरा कैसे जाएगा, कोई हाथ दिखाता है, कोई कुंडली दिखाता है, कोई अपनी मस्तिष्क रेखाएं दिखाता है, ठीक है। तो भाई ब्राह्मण हूँ तो पता होगा मेरे को, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये सब दिखाते हैं और पूछते हैं सर क्या चलेगा, राहु की दशा चल रही है, शनि की चल रही है, मंगल की चल रही है, कौन सी दशा चल रही है, क्या करना चाहिए। तो जैसे हम अपने फ्यूचर को स्कैन करवाते हैं कि आने वाले टाइम में क्या करना चाहिए, ग्रहों में जो बदलाव होता है तो भी हम देखते हैं, तो सेम वैसे इन्वायरमेंट, एक बिजनेस को भी इन्वायरमेंट को स्कैन करना पड़ता है कि आने वाले टाइम में क्या चल रहा है। बड़े बड़े जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, प्रोफेशनल बैठे हुए हैं, उनसे पूछताछ होती है, उनसे जानकारी ली जाती है, ठीक है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, कुछ चेंजेस इन्वायरमेंट के अंदर, इकोनॉमिक्स में कोई, इकोनॉमी में कोई चेंज आने वाला है, जीडीपी इंक्रीज होने वाली, घटने वाली है, रिसेशन आने वाला है, इन्फ्लेशन आने वाला है, एवरीथिंग। फिर उस हिसाब से जैसे आपके बताया भैया राहु की दशा है, राहु की दशा, अच्छा क्या करना चाहिए, उसकी उपाय, उसकी प्लानिंग फिर आपने करने लगे। तो सेम, अच्छा ये आने वाला है, इसका अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, थ्रेट है, तो भैया आप कैसे बचे, ये प्लानिंग करो, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो, कैसे करें, इस तरह से कर लो, तो प्लानिंग वापिस है। तो इन्वायरमेंट स्कैन समझ में आ गया, तो रीड कर लेते हैं फटाफट से इन्वायरमेंट स्कैन को। सो इन्वायरमेंट स्कैनिंग सेज द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट इज नोन एज इन्वायरमेंट स्कैनिंग, ठीक है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या हुआ, कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट, कि भैया इस बिजनेस इन्वायरमेंट के गर्भ में, इस बिजनेस इन्वायरमेंट के जो ये 5 हमारे धुरंधर बैठे हुए हैं ना, इंडिविजुअल जो कस्टमर्स बैठे हुए हैं, इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या करवाना चाहते हैं, ये क्या उम्मीद कर रहे हैं, ये क्या करने वाले हैं, क्योंकि रहते तो इस सोसाइटी के अंदर है, इस सोसाइटी जो चाहेगी वो नहीं करोगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट होगी ही होगी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है बेटा, आगे बढ़ में। नेक्स्ट, एनवायरमेंट स्कैनिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स देयर रिलेवेंट एनवायरमेंट टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अफेक्टिंग देयर बिजनेस। जैसे मैंने आपको बताया, हस्तरेखा दिखाई, कुंडली दिखाया, मस्तिष्क रेखा दिखाई, भैया क्या होने वाला है, राहु शनि मंगल किसकी दशा चलने वाली है, और उस हिसाब से काम करना। वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जो पर्टिकुलर सेक्टर होता है, जैसे मान लीजिए अब आईटी इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री के लिए सबसे खतरनाक क्या है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है या टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है, उसको वो ज्यादा स्कैन करता रहेगा बार बार कि क्या नया होने वाला है, अच्छा कौन कंपनी क्या करने वाली है। अब वो आने लग गया, रेबेन का एक स्पेक्स आने लग गया कि भैया आप, आयुष्मान खुराना करता है, क्लिक करते हैं आप, कॉल पे कर लीजिए, यूं उठाते ही म्यूजिक कर लीजिए। अभी फेसबुक मेटा ने भी अभी क्या करा, अपने एआई के साथ टाइप करके एक ऐसा वो स्पेक्स बना रहा है या गॉगल्स बना रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। सैमसंग फोल्डेबल लेकर आया, तो लो भैया यहाँ पे हमारे जो वन प्लस है वो भी फोल्डेबल लेकर आ गए, टेक्नोलॉजी।
क्या चेंजेस आ रहा है मार्केट के अंदर, हमें कैसे इंपैक्ट करना है, हमें क्या नया लेके आना है। फोल्डेबल सब लेके आ रहे हैं, हम अलग से क्या फोल्डेबल ला सकते हैं, उसमें क्या टेक्निक ला सकते हैं। पहले जो फोल्डेबल आते थे उसमें कहीं ना कहीं जब उसको ओपन करते बीच में थोड़ा सा उभरा ओपन रहता था, और पीरियड डेवलपमेंट हुआ, चेंजेस आए, ठीक है। और उस फोल्डेबल आप खोलते हो तो कोई ऐसे एकदम प्लेन है, कोई उभरा हुआपन नहीं आता, पता ही नहीं यार कैसे कर लिया, पूरी स्क्रीन यूज कर सकते हो, तो समथिंग मतलब गजब का हो गया वाला सीन, है ना। सो बेसिकली इन्वायरमेंट स्कैनिंग भाई किसी हर बिजनेस के लिए सारे सेक्टर्स पे इफेक्ट नहीं करता, है ना। जैसे मतलब आईटी पे आप आपके लिए क्या डिपेंड करेगा, आप पॉलिटिकली थोड़ा सा ध्यान रखोगे, ठीक है। आप टेक्नोलॉजी सेक्टर को ज्यादा ध्यान रखोगे, भैया इसमें क्या चेंजेस, क्योंकि इसी पे आपकी सारी निर्भर करती है, ठीक है। तो सेम अगर मैं बात करूं कि फैशन इंडस्ट्रीज, वो किस पे ज्यादा इंपैक्ट करेगी, वो करेगी कस्टमर्स के ऊपर, वो करेगी सोशल के ऊपर, सोसाइटी क्या सोचती है, ठीक है, लोगों को कैसा कपड़ा पहनना पसंद है, उस पर इफेक्ट करेगा, वो उसको ज्यादा स्कैन करेगी इन कंपैरिजन टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कर सकती है भैया, हमें अच्छे मशीन यूज करने कर सकती है, पर ज्यादा इंपैक्ट किससे आएगा, कस्टमर से आएगा ना। भाई मेरे को इस तरह के कपड़े पसंद नहीं आ रहे, देख लो फैशन चेंज हो गया, अब मेरे ख्याल से मार्केट में वो वाले कपड़े नहीं आते, कौन से फ्लावर्स वाले बीच में लगे थे ना, फ्लावर प्रिंटेड आता था पूरा, अब नहीं आ रहे, अब चेंज हो गया वापस से, ट्रेंड चेंज होता है, स्टाइल चेंज होती है, सोच चेंज होता है, तो कौन चेंज कर रहा है, कस्टमर की टेस्ट प्रेफरेंस चेंज कर रहा है। तो कौन सा सेक्टर मोर इंपॉर्टेंट हुआ इनके लिए, कौन सा इन्वायरमेंट मोर इंपॉर्टेंट हुआ, सोशल इन्वायरमेंट। फूड इंडस्ट्री उनके लिए कौन सा इन्वायरमेंट वो है, सोशल इन्वायरमेंट। तो एक दो इन्वायरमेंट तो आपके डायरेक्ट इंपैक्ट डालेंगे, पर बाकी इन्वायरमेंट्स को भी स्कैन करना जरूरी है कि वहां से कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है। जैसे इंडस्ट्री है होटल इंडस्ट्री, अब होटल इंडस्ट्री के लिए ऑब्वियसली सोसाइटल है, ठीक है, साथ ही साथ पॉलिटिकल या लीगल भी है। पॉलिटिकल जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जम्मू कश्मीर पे 370 हटा, उसके बाद वहां पे डेवलपमेंट हो गया, तो ये पॉलिटिकल एंगल को ध्यान रखा, भैया 370 हटा मतलब वहां पे बिजनेस डेवलपमेंट होगा, सारी इंडस्ट्री भागी, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, होटल इंडस्ट्री, भैया वहां पे अपना होटल बनाएंगे, वहां पे लोग टूरिज्म के लिए आएंगे, उनको अच्छी सेवाएं देंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, तो ये स्कैन करना जरूरी है। इज इट क्लियर, आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट को, बहुत ईजी है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, इसका अगर हमने मीनिंग समझ लिया, इसके इन्वायरमेंट स्कैनिंग को समझ लिया, तो ज्यादा डिटेल में हमें मतलब वो बोलते हैं ना रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी है। सारे के सारे कौन से बेटा, एक्सटर्नल फोर्सेज है। भाई डेफिनेशन ये कहती है कि भैया जितनी फोर्सेज है वो सब क्या है, आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो सब के सब बाहरी दुनिया है, और जो डायरेक्टली इंपैक्ट या इनडायरेक्टली इंपैक्ट किस पर डालती है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, दैट इज ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज। सेकंड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जीएसटी का एग्जांपल दिया मैंने आपको, डिमोनेटाइजेशन का एग्जांपल दिया, इन्फ्लेशन का दिया, रिसेशन का दिया, तो डायरेक्टली किसी पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं, सभी सेक्टर को इंपैक्ट करता है, विच मींस जनरल फोर्सेस, ठीक है। अब इसका एग्जांपल अगर आप लेना चाहो तो जैसे भैया अभी ये कोविड आया था, ठीक है, तो कोविड वैसे तो नेचुरल है या नेचुरल पता नहीं है मेरे को, क्योंकि बोलते हैं चाइना का हाथ है, जो भी है वगैरह, छोड़ो पर एक बार, पर एक तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया को इंपैक्ट किया, पूरे सेक्टर को इंपैक्ट किया, जनरल फोर्सेस काउंट करेंगे इसको, ठीक है। स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको बताया, बैंक रेट चेंज हुआ किसमें, हाउसिंग लोन में, तो हाउसिंग सेक्टर को इंपैक्ट किया, कार लोन में तो कार सेक्टर को इंपैक्ट करेगा, समझे बात। तो पर्टिकुलर एक सेक्टर जो इंपैक्ट होता है उसी को हुआ, तो वो बोलते भैया हम स्पेसिफिकली इंपैक्ट आया है। कस्टमर ने बोल दिया भैया हमें मैगी परचेज नहीं करना, नेस्ले का मैगी प्रोडक्ट परचेज नहीं करना, तो उस पे आया ना, yippee बिका उसके बाद, ठीक है। पतंजलि अपना खुद का लेकर आ गया था, बोले से मैदा नहीं है आटे का बना हुआ है, तो वो बाकी तो बिक रहे थे, पर स्पेसिफिक किस पे आया, नेस्ले वाले पे, उस मैगी के प्रोडक्ट पे आया, बाकी सब सारे आराम चल रहे थे, किसी को टेंशन नहीं थी। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटर रिलेशन, भाई क्योंकि हमने पढ़ा है कि कितने इन्वायरमेंट है, हमने पढ़ा कि भैया यहाँ पे हमारे लीगल इन्वायरमेंट भी है, यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे सोशल है, तो जब भी किसी एक में चेंज आएगा तो दूसरे इन्वायरमेंट में भी फर्क आएगा ही आएगा। अब इसका एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं, बहुत सिंपल सा है, अभी एग्जाम्पल ले लिया आपने, कोविड का ले लो। कोविड आने के बाद सारे के सारे लोग क्या हो गए, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, है ना, हेल्थ कॉन्शियस हो गए, सब बोल रहे नहीं भैया फिट बॉडी रखनी है एकदम, है ना, सुबह उठ के भागना भी, अच्छा खाना खाना, हाइजीनिक हो गए। तो इससे फायदा किस सेक्टर को हुआ, इससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ सॉफ्ट ड्रिंक सेक्टर को, कि लोगों ने बोला भैया इसको त्यागो, इसको नहीं त्यागोगे तो आप मरोगे। फायदा किसको हुआ बेटा, हेल्थ डाइट्स, जो डाइट ड्रिंक्स आती है, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक्स आती है, या फिर ज़्यादा जो
ऑरेंज जूस वगैरह, जूस सेक्टर को फायदा हुआ यहाँ पे, क्योंकि लोगों ने बोला कि भैया अच्छा खाना लोगे, अच्छे खान पीन करोगे तो ज़्यादा बेटर एनर्जी होगी, ज़्यादा बेटर बॉडी होगी, आपकी एंटीबायोटिक की क्षमता ज़्यादा होगी, आप बीमार जल्दी से नहीं पड़ोगे, आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। ऑटोमेटिकली कहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ हो गए। तो इंटरलेशन, किसी एक में फर्क आया तो दूसरे एनवायरनमेंट में भी क्या आएगा बेटा, फर्क आएगा। किसी के लिए थ्रेट है तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। आया ना समझ में बात। ऑफलाइन से ऑनलाइन दुनिया आ गई, ऑनलाइन से वापस ऑफलाइन चली जाएगी, धीरे धीरे चेंजेस अपना है। वही वाली बात है, कोविड आया तो किसने सोचा था भैया ऑनलाइन पढ़ाई होगी, कभी सोचा था ऐसा? चलता था, इतना नहीं चलता था, है ना। कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी लोग करते थे पर इतने ज्यादा भी नहीं, तब भी लोग ऑफलाइन प्रेफर करते थे बच्चे। पर क्योंकि कोविड ने ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया भैया, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा मार्केट के अंदर, शिफ्ट हुआ नहीं है। डिमोनेटाइजेशन, नोट बंद हुए तो लोग कहां शिफ्ट हो गए, डिजिटल पेमेंट में शिफ्ट हो गए, शिफ्टिंग हुई। ठीक है, तो जो डिजिटलाइज डिमोनेटाइजेशन था वो आया तो कौन सेक्टर का इफेक्ट था, ये आप कमेंट करके बताओगे। पर इफेक्ट किस पे आया, टेक्नोलॉजी पर आया। ई वॉलेट, पेटीएम, ठीक है, गूगल पे, फोन पे, तो लोगों की आदत आज वो हो गई कि भैया लो कैश रखने की बहुत कम आदत हो गई है, लो भैया स्कैन करो पेमेंट कर दो, स्कैन करो पेमेंट कर दो, स्कैन करो पेमेंट कर दो। तो एक सेक्टर में इफेक्ट आया, दूसरे सेक्टर को फायदा हुआ। क्लियर है, दूसरे में भी इफेक्ट आएगा ही आएगा। इज इट क्लियर, आगे बात समझ में। चलिए जी, अच्छी बात है अगर आ गई तो। बहुत इजी है, बहुत इजी चैप्टर है, बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं इस चैप्टर से। अरे यार कितना इजी चैप्टर है भैया, अगर आपको इसका बस कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया तो बहुत ही इजी चैप्टर है आप लोगों के लिए। डायनेमिक है, अभी जैसे बताया आपको मैंने, चेंज होता रहता है, अनसर्टन है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कब तक इफेक्ट रहेगा इसका कुछ नहीं पता, कितना जल्दी इफेक्ट आएगा, कितना देर तक इफेक्ट रहेगा वो पता लगाना। कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक, क्योंकि चेंज होता रहता है खट खट, अभी ये इस इंडस्ट्री में चेंज आएगा, कभी इस सेक्टर में चेंज आएगा, कभी इस सेक्टर में चेंज आ गया। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे है, जैसे अभी मान लीजिए डिमोनेटाइजेशन है, तो डिमोनेटाइजेशन से इफेक्ट कब तक रहा, ठीक है, कितने टाइम तक इफेक्ट रहेगा, ये इंडस्ट्री को कब इफेक्ट करेगा, कितना इफेक्ट करेगा। सेम इस तरह से जीएसटी आया, कितना इफेक्ट किया, कोविड आया, कितना इफेक्ट किया, कब तक रहेगा, ये पता लगाना। ठीक है, कब कौन से एनवायरमेंट में फर्क आएगा और उसका इफेक्ट कब तक रहेगा, कितना लंबा रहेगा, कितना जटिल रहेगा, कितनी आसानी से कवर अप कर सकता है, इन सबको एनालाइज करना बड़ा ही मुश्किल है। ऊपरी तौर पे तो आप समझ सकते हो, पर जब इसको डिटेल में जाके समझना चालू करते हो तो फिर आपके दिमाग के घोड़े भगाने पड़ते हैं बहुत ज्यादा, तब जाके समझ में कहीं आता है, नहीं तो कईयों को कई बार आता ही नहीं है, समय के हिसाब से चलते रहते हैं। रिलेटिविटी, कई लोग इसको अलग अलग तरह से समझाते हैं। ठीक है मैंने कई यूट्यूब में देखे, बहुत लोग अलग अलग तरह से समझाते हैं, पर बेसिकली जब मैं रिलेटिविटी को गूगल पे भी सर्च करता हूँ, अपनी बुक्स में भी देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसके वर्ड में डिफरेंसेस मेरे को नजर आते हैं। गूगल इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, ऐसा बोलता है कि भैया कि वही रिलेटिविटी है कि इधर से सेक्टर में काम, वेस्टर्न कल्चर है तो वेस्टर्न कल्चर के साथ यहाँ पे उसकी डिमांड, अगर आप वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करते हो तो फास्ट फूड की वगैरह वगैरह आपकी डिमांड बढ़ जाती है। एक ही है पॉइंट, पर मैं बोलता हूँ वो इंटर रिलेशन से भी कहीं ना कहीं अपने आप कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, किसी एक सेक्टर में फर्क आया, फैशन इंडस्ट्री में फर्क आया तो ऑब्वियसली भी फूड इंडस्ट्री में फर्क आ गया। ठीक है, सोच में फर्क आ गया। पर रिलेटिविटी को जब मैं समझता हूं तो यहाँ पे वो मतलब निकलता है कि भैया हर जगह की कंडीशन एक जैसी नहीं हो सकती। ठीक है, हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट, हर कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन, लोगों की सोच अलग अलग होती है। तो आप सोचो कि भैया मैंने राजस्थान में ये चीज इंपैक्टफुल किया तो भैया क्या यूपी में वही रहेगा, नहीं भैया ऐसा नहीं है। यूपी गवर्नमेंट अलग है, यूपी के सोच प्रोसेस अलग है, यूपी के लोग अलग है, उनकी वैल्यूज अलग है, वहाँ की सोच प्रक्रिया अलग है। साउथ में जाओगे वहाँ की सोच प्रक्रिया अलग है, तो सेम इम्पैक्ट हर जगह रहेगा नहीं, अलग अलग रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं रिलेटिविटी को जस्टिफाई करता है इन कंपैरिजन टू, कई लोग सिर्फ अपने हिसाब से समझाते हैं, पर रिलेटिविटी मीन्स दिस कि फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, कंट्री टू कंट्री, देयर इज ए डिफरेंट सिनेरियो। सेम नहीं है कि भैया जो राजस्थान में जो सिचुएशन चल रही है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो यूपी के अंदर भी चलेगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट अलग है, वहाँ के लोग अलग है, वहाँ की वैल्यूज अलग है, वहाँ की कल्चर अलग है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं आपको स्कैन करना पड़ेगा एनवायरनमेंट को। क्लियर है, आगे बस में चलिए जी। तो अब एक एक को मैं फटाफट से रीड आउट करता हूँ आप लोग के लिए, जिससे समझ में आ जाएगा भैया बोलना क्या चाहता था। एक्सटर्नल फोर्सेस, इट इंक्लूड ऑल द फोर्सेस, इंस्टीट्यूशन एंड फैक्टर्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि सारे जो फोर्सेज हैं, इंस्टीट्यूशन, फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे बाहर हैं ऑर्गेनाइजेशन के, और वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते ही
करते हैं। नेक्स्ट बात करूं स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस को लेके, इंक्लूड्स किस भाई, स्पेसिफिक फोर्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे, है ना। तो मैंने बताया कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर पे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया बैंक रेट बढ़ गया, हाउसिंग लोन वाला, तो हाउसिंग सेक्टर को, रियल एस्टेट को इम्पैक्ट किया, बाकी और किसी को इम्पैक्ट नहीं किया। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो भैया यहाँ पे आ गया कि जैसे हम बोल सकते हैं कि भैया मैगी वाला प्रोडक्ट नहीं परचेज करना, तो कस्टमर ओरिएंटेड हो गई है। तो उस पर्टिकुलर सेक्टर को, उस पर्टिकुलर बिजनेस इंडस्ट्रीज को ही इफेक्ट किया, बाकी सबको इफेक्ट नहीं किया, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कि भैया इस तरह का बिजनेस अब माहौल नहीं चलेगा, हम इसको बंद करना चाहते हैं, हम इस जगह पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, अब ये बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा, ये सेक्टर प्रॉफिटेबल नहीं दिख रहा, तो वो पर्टिकुलर बिजनेस को इंपैक्ट किया, बाकी और जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। आगे समझ में, ये स्पेसिफिक फोर्सेस हो गया। जनरल जैसे सोशल हो गया, सोसाइटी की इंपैक्ट, सोसाइटी ने बोली भैया कि ये जो चीज है, हमारा जो कल्चर, उसके हिसाब से ही बिजनेस को रन करना पड़ेगा, नॉनवेज हमारे अलाउड नहीं, तो सभी जितने भी बिजनेस सबको हटना पड़ेगा उस चीजों से, ठीक है। मैं भैया कि हमें जो चाहिए कि अडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, सभी इंपैक्ट करेगा, ठीक है। मिलावटें नहीं होनी चाहिए, सभी को इंपैक्ट करेगा, ठीक है। वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, एथिक्स होना चाहिए, तो ये सभी पे इम्पैक्ट आता है। लीगल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, तो ये जितने फोर्सेज हैं ये सारे जनरल फोर्सेज, जैसे जीएसटी आया, डीमोनेटाइजेशन आया, ठीक है, ये सभी में इम्पैक्ट लेके आया, किसी एक पे इम्पैक्ट लेके नहीं आया। ये जीएसटी से भाई ऑब्वियसली सारे बिजनेस इम्पैक्ट हुए, ठीक है। ये अगर मैं डीमोनेटाइजेशन बोलूं, सारे बिजनेस छोड़ा हर आदमी इंपैक्ट हुआ, तो ऑब्वियसली कौन से फोर्सेज, जनरल फोर्सेज है। क्लियर है, आगे बस समझ में चलिए। Specific forces affect a particular business, but general forces affect almost all the businesses. सारे सेक्टर को इफेक्ट करके ही जाता है। नेक्स्ट अगर बात करूं यहाँ पे इंटर रिलेशन को, तो मैंने आपको समझाया था यहाँ पे, तो जैसे कि विद द इंक्लिनेशन ऑफ यूथ टुवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर द डिमांड फॉर द फास्ट फूड इज इंक्रीजिंग। जैसे ये वाली बात मैंने एग्जांपल दिया आपको अभी रिलेटिविटी कंसेप्ट समझाते हुए, भैया इंक्लिनेशन जो हुआ यूथ का वो कहाँ पर हुआ, वो हुआ टुवर्ड्स दी वेस्टर्न, क्योंकि आजकल हम हर बहुत चीज़ें जो इंडिया है हम बोलते हैं कहीं ना कहीं वेस्ट कंट्री, वेस्टर्न कल्चर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर रही है, और कहीं देखते हैं जब वेस्टर्न कल्चर को देख रहे हैं तो वेस्टर्न कल्चर वाली इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। भजन गा रहे हैं, प्रॉपर क्लॉथ्स वगैरह उनका चेंज हो गया, वेयर करने का तरीका, कहीं ना कहीं 100% नहीं हुआ, पर वो 20% लोगों में दिखने लग गया, और यहाँ पे 80% लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर चुके हैं। चाहे हम खाने की बात कर लें तो हम ऑब्वियसली फास्ट फूड की तरफ भाग रहे हैं, म्यूजिक की बात कर लें, हम भैया इंग्लिश गाने सुनना ज़्यादा पसंद करने लग गए इन कंपैरिजन टू हमारे जो पुराने गाने थे उनको हम अवॉइड करने लग गए। यो ब्रो, क्या हालचाल डूड, ये वाली बातें चलने लग गई है। नमस्कार नमस्ते तो बाद में चले गए, घूमने चले गए। पैर छूते हैं तो ओके ओके ठीक है भाई, झुक ले आराम से, नीचे कहा जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली फास्ट फूड इंडस्ट्रीज में भी इंक्रीजिंग हो रही है। तो यहाँ पे एक इंडस्ट्री की वजह से दूसरी इंडस्ट्री में क्या है, इफेक्ट आया, तो इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, रिलेटिविटी। जैसे मैंने बताया था आपको कि भैया डिमोनेटाइजेशन आया, एक इफेक्ट आया किसी एक सेक्टर के अंदर, तो उससे टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इफेक्ट आया, डिजिटल पेमेंट, तभी तो बड़े सारे। क्लियर, इंटररिलेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे अनसर्टेनिटी को लेकर, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द चेंजेस इन द बिजनेस इन्वायरमेंट एज द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग वेरी फास्ट, डायनेमिक है, अनसर्टन है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाए क्या नहीं हो, कुछ समझ के परे है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत बोलते हैं ना, यू हैव टू बी ऑन योर टोज एवरी टाइम टू स्कैन द एनवायरमेंट, अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन। क्योंकि पहले होता था भैया कोई चीज चल रही है तो चलती जा रही है, 5-10 सालों तक कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इतने लोग भी नहीं थे, इतनी डिमांड्स भी नहीं थी, इतने ज़्यादा गुड्स अवेलेबल भी थे, वेराइटीज़ नहीं थी, चॉइस नहीं था, तो जो चल रहा था वो चल रहा था, उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। 10-10 साल तक कोई प्लानिंग चेंज नहीं हो रही, जैसे चल रही है। पर अब ऐसा नहीं है, कंपटीशन बढ़ गया है, एमएनसीज एंटर कर चुकी है 1991 के बाद, ठीक है। लोगों के पास चॉइस है, लोग अवेयर है, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है, सब पता है। तो इन दैट सिनेरियो क्यों क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लग गए हैं और बहुत जल्दी आते हैं इन कंपेयर। डायनेमिक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल एंड कीप्स चेंजिंग, विच इज़ वाई इट इज़ एसेंशियल टू मॉनिटर एंड स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट कंटिन्यूसली। सेम है अनसर्टेनिटीज़ को भी, क्योंकि आपको अनसर्टन आज ये होगा कल क्या होगा। डायनेमिक इसलिए है कि आज ये हुआ है, कल भी होगा, परसों फिर कुछ नया, फिर तरसों नया, फिर नया 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 होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो पता है। अब इसको मैं बोलता हूँ कि अनसर्टेनिटी को हटा के सर्टेनिटी कर देना चाहिए कि भैया चेंजेस होंगे, ठीक है।
पर अगेन कितने चेंजेस आएगा, इफेक्ट कब तक आएगा, ये जो चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स अपने आप में कवर कर देता है। जब मैं कॉम्प्लेक्स की बात करता हूँ यहाँ पे, तो इट कैन बी इजी टू स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट, बट इट इज डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजन। ठीक है, कि बिजनेस डिसीजन को कैसे इफेक्ट करेगा, कब तक इफेक्ट करेगा, कितने टाइम तक इसका इफेक्ट रहेगा। जैसे डीमोनेटाइजेशन आया, जीएसटी आया, इसका इफेक्ट कब तक रहेगा। जैसे रिसेशन आता है, इन्फ्लेशन आता है, अब ये आ तो गया पर कब तक रहेगा, क्या चेंजेस आने के बाद इसका इफेक्ट आएगा। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा पता लगाना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, मार्केट में रिसेशन है यार, पैसा नहीं रोटेट कर रहा मार्केट के अंदर, लोग अनुमान लगाते हैं दिवाली में, क्योंकि लोग शॉपिंग करते हैं, मार्केट में रोटेट होगा। तो कोविड में वो चीज़ नहीं हुई थी, कोविड खत्म हो गया उसके बाद भी जब देखा तो, क्योंकि लोगों के पैसे नहीं बचे थे, है ना, सेविंग्स तो सारी खत्म हो गई थी सेकंड कोविड वेव के बाद। तो करे क्या, मार्केट में पैसा रोटेट ही नहीं हुआ। ठीक है, आज भी कुछ सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस फैक्ट्रीज है उनकी बाकायदा, कोई सीएनजी की मशीन लगा रहा है, किसी ने क्या बोलते हैं टायर क्या कुछ है उसका, वो काम भी कर रहा है। तो कई बार सुनने को मिलता है यार मार्केट में काम ही नहीं है, बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। क्योंकि ऑब्वियसली अब जैसे मान लीजिए एक फ्रेंड है जो उसका काम जो है वो टूल्स बनाता है जो कार में यूज होती है ना। अब उसके लिए क्या खतरनाक है, उसके लिए खतरनाक है भैया, क्योंकि पहले जो पेट्रोल डीजल की कार बनती है उसमें बहुत सारे नट्स यूज हुआ करते थे, है ना, हर चीज में यहाँ कसना है, ये कसना है, तो हर अलग अलग टाइप के नट्स और अलग टाइप के बियरिंग्स यूज हुआ करते थे। अब बोल रहा है यार इलेक्ट्रिक गाड़ियों में इतनी माथा पड़ी है ही नहीं भाई, इंजन का तो काम ही बहुत आधा हो गया है ना। तो बोले यार अब उतनी डिमांड नहीं है जितना पहले डिमांड हुआ करती थी। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने भी बहुत अपना क्लियर थॉट्स रख दिया इस मामले के अंदर कि भैया 2025 26 या 30 तक मान लीजिए, इसके बाद डीजल कार तो हम टोटली बंद कर देंगे, पेट्रोल को भी लिमिटेड कर देंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अब चेंज हो रहा है। अब वो सोचता है यार मुझे भी कुछ ना कुछ इस तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया। अब गवर्नमेंट से क्या हुआ, जो बिजनेस है उस पर इम्पैक्ट आ गया। तो यहाँ पे टूल बेयरिंग्स जितने भी उन पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ गया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला भैया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चालू करो सिस्टम, ये बंद करो ये पेट्रोल वेट्रोल, आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखना है। और इथेनॉल आ गया, इथेनॉल के साथ उन्होंने बोला कि भैया अब ये जो फार्मर्स हैं, फार्मर्स की जो पराली पराली मतलब समझते हो ना, कि भैया जब वो घास बच जाती सूखी, उसको जलाते हैं कितना पॉल्यूशन होता है। तो अभी आपने अगर रिसेंटली न्यूज़ वगैरह देखा हो तो नितिन गडकरी ने बोला कि भैया उसको यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, तेल बना सकते हैं, पेट्रोल के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फ्यूल, एक हाइड्रोजन एक फ्यूल वर्ड यूज़ किया था, उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी फायदा हो जाएगा, पराली जलेगा नहीं, पॉल्यूशन कंट्रोल हो जाएगा, और वो जो पराली है ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगा, एनर्जी में। बोलो भाई गजब, ये काम पहले ही कर लेते सरकारें। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स है भैया ये चीज, ये बताना चाहता हूं मैं आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो ये कॉम्प्लेक्स को, इट कैन बी इजी टू स्कैन द बिजनेस इन्वायरमेंट बट इट इज डिफिकल्ट टू नो हाउ दिस चेंजेस विल इन्फ्लुएंस द बिजनेस डिसीजंस। A change in government policy to increase the tax by 5% may affect the income by a company of a large amount। तो ये एग्जांपल के तौर पे समझाया कि गवर्नमेंट ने बोला भैया 5% टैक्स इंक्रीज करेंगे, जैसे जीएसटी में चेंजेस आते हैं ना, पहले 5% में था, अब इसको 10% में लेके आ गए, या 12% में लेके आ, 18% में लेके आ गए, लग्जरी आइटम्स में लेके आ गए। तो वो 5% जब वहाँ पहुंचेगा 28%, तो कितना ज़्यादा उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली चीज़ें महंगी हो गई, चीज़ें महंगी हो गई तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो गई। तो कंपनी को कितना इफेक्ट आएगा, कितने लार्ज अमाउंट से आएगा, कब तक आएगा, कितने टाइम तक उसको सस्टेन करना पड़ेगा, ये चीज़ें पता लगाना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। ठीक है, दैट इज कॉम्प्लेक्स। रिलेटिविटी मैंने आपको समझाया। बिजनेस environment is a relative concept whose impact from country to country and region to region and firm to firm have a different effect। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते भैया जो इस फर्म के ऊपर इफेक्ट आया वो दूसरे वाले फर्म पे वो इफेक्ट आएगा, मतलब दूसरे सेक्टर्स वाले बिजनेस पे वो इफेक्ट आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। इस कंट्री पे आया तो दूसरी कंट्री पे भी आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आप इन्फ्लेशन को देखो, मैं अभी एग्जांपल ले रहा था, जैसे रिसेशन की बात कर लेते हैं, महंगाई इन्फ्लेशन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया जूझ रही थी भैया, महंगाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई, यूके का हाल एकदम बुरा हो गया था, यूएसए ऑस्ट्रेलिया इन सब का हाल बुरा हो गया था, चीज़ें बहुत महंगी हो गई है, सप्लाई नहीं है ना। पर इंडिया वॉज लाइक कोई फर्क नहीं पड़ा हमको, तो भैया हम चिल हैं। ठीक है, दुनिया में चल रही थी अनएम्प्लॉयमेंट की बहार, लोग निकाल रहे थे, कंपनीज जो हैं वो बोल रहे थे भैया हम नहीं कर पा रहे, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो हम लोगों को निकालते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, बोलते हैं ना रिसेशन आया तो फायरिंग होती है,
जैसे एलन मस्क करते हैं, हमारे ट्विटर जब लिया तो कितने लोगों को फायर कर दिया, गाड़ी मारा, बंदे को मैसेज कर दिया चल वापस घुमा ले गाड़ी। तो बाकी देश में देखा गया भैया बहुत गंदा उसका इफेक्ट आया, अनएम्प्लॉयमेंट की चरम सीमा छू गई। यूके यूएसए का तो हाल बहुत ही बुरा हो गया था, जर्मनी फ्रांस यहाँ पर तो बहुत बुरा देखने को मिला। पर इंडिया वाज लाइक चिलिंग, काहे, कहाँ है, आराम से सल्टा रहे हैं, नौकरियां मिल रही है लोगों को, काम रोजगार बहुत कुछ है, कोई टेंशन नहीं था। तो अगेन यू कैन से दैट जो दूसरे देशों में हो रहा है वो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी प्लानिंग कैसी है, आपने कैसे उसको स्कैन करा था, उसके बदले आपने किस तरह से उसकी प्लानिंग करी, अपनी पॉलिसी किस तरह से क्रिएट की कि वो थ्रेट आते आते आपके लिए रुक गया है, उसका इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिला है। दैट इज नॉन एज क्रिएटिविटी। इज इट क्लियर? मेरे ख्याल से इस एग्जाम्पल के साथ बढ़िया समझ में आ गया होगा आपको। तो अभी तक जितने एग्जाम्पल दिए मेरे ख्याल से इसमें आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो गई होगी कि भैया हमसे कहना क्या चाहता है। चलें आगे। तो हमारी बात हो गई भैया इनको लेकर, हमने जो फीचर्स थे कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी बात कर ली। अब जब ये हो गया तो साथ ही साथ क्या बचता है, इंपॉर्टेंस भी बचता है। तो इंपॉर्टेंस क्या कहता है बिजनेस इन्वायरमेंट का, उस बारे में बात कर लेते हैं। पहले एक पानी पी लेते हैं घुटिया। क्योंकि मैं सोचता हूँ जल्दी जल्दी आप लोग के लिए कवर कर दूँ, जिससे आप लोग का टाइम भी खत्म वेस्ट नहीं होगा, है ना। हाँ सर सही बात है। तो पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस का बोलता है, enables the firm to identify the opportunity and getting the first mover advantage। भैया आप प्रॉपर इन्वायरमेंट को स्कैन करोगे ना तो आपको पता लग जाएगा भैया ये जो समस्या आने वाली है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो भी है। तो उसके लिए आप पहला अपना कदम ले सकते हो और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर या उसका प्रॉफिटेबल कंडीशन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे एग्जांपल लेते मैंने आपको बताया अभी, होटल इंडस्ट्रीज को लेकर मैंने बात की, ठीक है। तो यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर के ऊपर 370 हटा, ठीक है, उसको अपन ने भारत का एकदम जोड़ लिया भैया, क्योंकि भारत के रूल है डायरेक्टली उस पर भी भारत के रूल ही लगेंगे। पहले होता था भैया कि ऑल द रूल इज एप्लीकेबल टू इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा बोला जाता था रूल्स एंड रेगुलेशन। पर अब नहीं बोलते, अब बोलते भैया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ये जो लॉ है सभी पे है, पूरी इंडिया पे, पूरे भारत पर है। तो जैसे ही पता लगा भैया 370 हटा, उसका डेवलपमेंट होगा, तो यहाँ पे होटल इंडस्ट्रीज जिन्होंने स्कैन किया होगा इस एनवायरनमेंट को वो समझ गए होंगे भैया वहाँ पे टूरिज्म बढ़ेगा, टूरिज्म को ग्रैब करो, टूरिज्म को अपॉर्चुनिटी को। तो वहां पे क्या करा, enables द फर्म टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ठीक है, नेक्स्ट, helps the firm to identify the threats and warning signals। यहां पे एक एग्जांपल यूज हुआ था मारुति को लेकर, क्योंकि मारुति कंपनी अपने टाइम में बहुत तगड़ी कंपनी थी, ठीक है। मारुति 800 अपने आप में बहुत फेमस वो कार है, लोगों की मनपसंद कार थी, पहली कार वही हुआ करती थी लोगों की। तो यहाँ पे उनका एग्जाम्पल दिया था कि भैया जब ये कंपनी अच्छा खासा मार्केट कैप्चर कर चुकी थी इंडिया के अंदर, तो बाहर की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज थी जो कार बना रही थी वो इंडिया आना चाह रही थी भैया, कि भैया इंडिया में अपन भी इस तरह की रेंज में कार उतार देंगे, अच्छी फैसिलिटी के साथ उतारेंगे तो अपन मार्केट में, और अपन ज़्यादा प्रोडक्शन देंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन देंगे तो लोग हमारी कम प्रोडक्ट को ज़्यादा परचेज करेंगे इन कंपैरिजन टू मारुति। मारुति को कम परचेज करेंगे और हमारी कंपनी गाड़ी ज़्यादा परचेज होगी। मारुति वाले को पता लग गया भाई साहब, वो समझ गया, वो चाल देख लिया, बोले भैया ये आएंगे तो पूरा खा जाएंगे मार्केट। तो मारुति ने क्या करा, उस थ्रेट्स को, उस अर्ली सिग्नल को समझ लिया और उसने उसके हिसाब से पॉलिसी प्लानिंग करी, प्रोडक्शन लेवल ही इंक्रीज कर दिया था, क्वालिटी इंप्रूव कर दिया। तो जब तक वो आते तब तक उसने पूरा मार्केट शेयर ही कवर कर दिया था। अब मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है तो तू अब कितनी सस्ती लिया, मैं क्यों ही लूंगा उस गाड़ी को, बात समझ रहे हो। डिमांड तो थी, पर क्योंकि इतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा था सबकी फुलफिल हो जाए, तो इन्होंने बाकी कंपनी तभी सोची भाई डिमांड तो है, सप्लाई उतनी नहीं है। भाई सिंपल, तभी आप बिजनेस में एंटर करोगे, भैया डिमांड इतनी है, सप्लाई इतनी हो रही है, तो बाकी कंपनी आके बोलेगा हम ये एरिया कवर करेंगे, कोई बोलेगा ये एरिया कवर करेंगे, ये एरिया कवर करेंगे, इस तरह से आ रहे थे। मारुति वाले को समझ गया, उसने बोला ठीक है काम करो, ले कवर ही कर दो पूरा मैं, उसने पूरा ही कवर कर दिया। जब उसने पूरा कवर कर दिया तो बाकी कंपनी बोल रही है बाकी हम क्या, अब बचा थोड़ा बहुत ही, उसमें हम इतना प्रोडक्शन करने का मतलब नहीं है, इतना प्लांटिंग करने का मतलब नहीं है, पैसा खूब बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो वर्दीनेस है उस प्रोजेक्ट की उतनी ज़्यादा दिखी नहीं फिर उनको, क्रेडिबिलिटी, तो उन्होंने अवॉइड करा। कुछ कंपनीज आए, बाकी कंपनीज नहीं आई।
समझ में आ गई बात। तो ना अर्ली वार्निंग सिग्नल्स और थ्रेट्स को समझ लिया तो उनको फायदा हुआ, उस हिसाब से प्लानिंग कर ली इन्होंने। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्प इन टैपिंग द एंड असेंबलिंग द रिसोर्सेज। देखिए जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली आपके गुड्स के अंदर, आपके सर्विसेज के अंदर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। सीधी सी बात है, गणित सीधी सी है भाई। जब आप कोई भी अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हो तो उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको रिसोर्सेज भी तो चाहिए। तो अगर आपने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना है तो ऑब्वियसली आपने आइडेंटिफाई तो करना अपॉर्चुनिटी को। अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई के लिए तो आपने क्या करा, जो रिसोर्सेज, भाई रिसोर्सेज के बिना तो काम चलेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, इकोनॉमिक्स पढ़े हुए अपन, तो ये चीजें चाहिए। अब जिसने अपॉर्चुनिटी पहले ग्रैब करी उसने उन रिसोर्सेज को भी पहले टैप करेगा और अपने लिए बेटरमेंट यूज करेगा। जैसी गणित है, ठीक है भैया। अभी एक रिसेंटली मैंने कल ही एक वो देखा था, शायद कहाँ देखा था मैंने, मैं स्क्रॉल कर रहा था शायद, न्यूज़ स्क्रॉल कर रहा था, है ना। तो वहाँ पे एक आया कि भैया एक ऐसी टीवी बनाई गई है, उस कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, डिस्प्ले नाम से था, क्या था, ऐसी टीवी बनाई, वायरलेस टीवी। सर्च कर लेना चाहिए, आपको मिल जाएगा ये वायरलेस टीवी। टीवी है भाई, मान लिया टीवी का, देखो आप डेवलपमेंट देखो, पहले आती थी वो चौड़ी सी पीछे निकली हुई टीवी ना, ऐसे पीछे से निकला हुआ था तो काफी स्पेस चाहिए होता उसको। फिर आया एलईडी, फिर एलईडी, एलसीडी, एलसीडी आया, फिर एलईडी आया, प्लाज्मा आ गया, 4K आ गया। अब भाई ये एक अलग लेके आया वायरलेस। दीवार में टांग दो, टांगने के लिए दीवार तोड़ने की दरकार नहीं है, पता नहीं उसमें कोई चुंबक दिया पीछे से या फिर वैक्यूम टाइप में कुछ दिया कि दीवार में चिपक जाता है। और अगर मान लीजिए गिर भी जाए तो ऑटोमेटिकली उसके नीचे जो सेंसर्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो अपने नीचे से कुछ ओपन करता है, जैसे अगर टीवी गिरता भी है तो टीवी पे कोई स्क्रैच नहीं आता, टीवी एकदम प्रोटेक्ट रहता है। मैंने यार ये क्या, कुछ अलग ही नया कर रहे हो मार्केट के अंदर। तो अगर आप उसमें चेंजेस करना चाहते हो, इन्वायरमेंट देख रहे हो भैया, हाँ लोगों को अब ये चीज चाहिए कि भैया अब वो वायरिंग का झंझट नहीं चाहिए, वायर को कहाँ छुपाएं। अब भाई उसके लिए पहले बोर्ड बनाते हैं, फिर उसको वायरिंग छुपाते हैं इस तरह से। अब बोले भाई बोर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टीवी टिकाओ, चिपका दो, बात ही खत्म, अलग से बोर्ड बनाने की जरूरत ही खत्म हो गई आपकी। वो नीचे से वायर घुस रहा था, इधर निकलता है इधर निकलता है, वो सब खत्म खेल। तो वो अपॉर्चुनिटी समझा, उस पर क्या उसके रिसोर्सेज असेंबल करने में लगे, भाई इस तरह के रिसोर्सेज चाहिए हमें। जो जल्दी रिसोर्सेज असेंबल करेगा वो ऑब्वियसली कॉम्पिटिटर जो होता है ना, एज लेके बैठ जाएगा मार्केट के अंदर, वो ज्यादा मार्केट को कवर करेगा इन कंपैरिजन टू अदर कॉम्पिटिटर्स। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडैप्ट द रैपिड चेंजेस। इन्वायरमेंट स्कैन किया, इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने देखा भैया ये चेंजेस आ रहे हैं, जीएसटी ले लो, डिमोनेटाइजेशन ले लो, ठीक है, बैंक रेट ले लो, इन्फ्लेशन ले लो, रिसेशन ले लो। तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो, उस चेंजेस को आप क्या करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़ी ही ईजी तरीके से एडजस्ट करवा सकते हो, समझा सकते हो भाई। बेटरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके लिए भी, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ। टेक्नोलॉजी को चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसको क्यों अडेप्ट करना है। सडनली कोई चीज़ अब अगर आप अडेप्ट नहीं कर पाए तो मार्केट से बाहर हो जाओगे। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे हमेशा लेता हूँ नोकिया और सैमसंग को लेकर, ये हर जगह आप यूज़ कर सकते हो ना, ये ऐसा एग्जाम्पल है, इसको आप बहुत सारी जगह यूज़ कर सकते हो। सैमसंग और नोकिया को लेकर, नोकिया ले लो, ब्लैकबेरी ले लो। तब इन नोकिया के जो रिसेंटली सीईओ जो थे उन्होंने रिटायर्ड हुए, छोड़ गए पद अपना, उन्होंने बोला कि यार मैंने बहुत कोशिश की, आई नेवर नो वेयर आई मेड द मिस्टेक, कि मैं वापस से नोकिया को उस स्टेज पे लेके नहीं ले जा पाया जो इंडिया में एक टाइम हुआ करता था। भाई हमारे टाइम पे हम बोलते हैं कि मेरे को जो मोबाइल मिला था, फर्स्ट मोबाइल जो मेरे हाथ में आया था, आई वॉज इन 11th क्लास, 10th में भी नहीं 11th में, और मेरे पास आया था हाथ में नोकिया 1100। फेमस मोबाइल आज भी, मतलब लोग नाम जानते हैं इसका। कुछ भी कर लो, पटक लो, फेंक लो, तोड़ लो, मरोड़ लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होता इस भाई का, कुछ भी नहीं बिगड़ता था। कीपैड मोबाइल था, पता ही है। सांप वाला गेम हुआ करता भैया, सांप वाला गेम खेलते टाइम पास करने के लिए, कुछ ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं थे। तो नोकिया अपने आप में बहुत एक ब्रांड था इंडिया के अंदर, और नोकिया N73, नोकिया 6600, बहुत कुछ लेकर आया था नोकिया, और मार्केट में बहुत तगड़ा इसका नाम हो गया था। तो एक छोटी रेंज इसने अच्छा खासा कवर कर रखा था, पर लोगों की डिमांड कुछ बढ़ने लगी कि भैया हमें थोड़ा सा टच स्क्रीन मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो टच स्क्रीन भी लेके आया नोकिया, बहुत एक्सपेंसिव लेके आया, पर वो मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाया। सैमसंग भैया जो थे ना इस समय एंटर कर गए,
और उन्होंने शायद 6,500 7,000 का एक मोबाइल लॉन्च कर दिया जो टच स्क्रीन था, इतना सा था, सैमसंग का ए सीरीज था शायद, वो इतना सा था, यूं वाला शेप था उसका, है ना, इस तरह से शेप था उसका, नीचे से भी ऐसे था, इस तरह से शेप था, ठीक है। और यहाँ पे एक बीच में बटन था, बाकी एक यहाँ पे कॉल उठाने के लिए था, काटने के लिए था, एक बीच में मेन्यू के पास जाने का था, पूरा स्क्रीन जो था टच स्क्रीन था। ये लेके आए भैया कोई 7-8 हज़ार के अंदर। नोकिया भैया ला रहे थे वो फोल्डेबल, पता नहीं कितने महंगे पड़ रहे, 32-40 हज़ार के पड़ रहे थे, ये आ गया 7,000 में। दुनिया को बोला भैया टच स्क्रीन 7,000 में, पागल हो क्या? ओ भाई साहब पागल हो गई दुनिया। नोकिया का पूरा मार्केट खा गए भैया, इंडिया से ही खत्म कर दिया नोकिया को, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप बोल सकते हो, तो वो चेंजेस के साथ क्या नहीं कर पाया नोकिया, उसको चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाया, बदलाव नहीं कर पाया और बाहर निकल गया। जो लोग एक्सेप्ट कर गए, चेंज कर गया, वो चले गए, आगे तक बढ़ते रहे आज की तारीख में, ठीक है। नेक्स्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। भाई आप जब इन्वायरमेंट समझ चुके हो, इन्वायरमेंट को स्कैन कर चुके हो, तो आपने समझ लिया कि भैया अब हमें कैसे इसको रन करना है, हमारी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए उस थ्रेट्स को या उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। तो उस हिसाब से आप फिर डिसाइड करते हो कि हमारी प्लानिंग इस तरह से होनी चाहिए या हमारी पॉलिसी अब ये होनी चाहिए भैया, क्योंकि मार्केट इस तरह से है, मार्केट की डिमांड है, तो उस तरह से हमें अपना बिहेव करना जरूरी है। नेक्स्ट, इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप अच्छी तरह एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, उसके हिसाब से अपने आप को चेंज करते रहोगे, तो ऑब्वियसली कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी नहीं होगी? होगी, क्योंकि जो आपके वर्कर्स है, आपके जो एम्प्लॉयज है, उन्होंने क्या करा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है, उस चीज़ को समझ लिया है कि भैया हमें कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाना है, क्योंकि डिमांड क्या है मार्केट में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, उसको आपने अपने आप में क्या कर लिया, एडजस्ट कर लिया, चेंज कर लिया। तो हम बोलेंगे भैया आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा नहीं होगा? होगा, ठीक है। आज की तारीख में क्या क्या चेंजेस अगर आप नहीं करोगे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया अभी यहीं पर ही, अगर आपने एक्सेप्ट किया होता तो ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी प्लानिंग भी अच्छी होती और आपका परफॉर्मेंस भी आज की तारीख में बेटर होता। वहीं अगर सैमसंग ने उस चीज को एक्सेप्ट किया तो उसने अपने आप को चेंज किया, उस हिसाब से पॉलिसी बनाई, आज उसका परफॉर्मेंस गजब का इंप्रूव हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, नोकिया सैमसंग का जो एग्जांपल है बहुत ही शानदार एग्जांपल है, ठीक है। अब इसी तरह से आप मैगी को यहाँ पे जज कर सकते हो। मैगी जब बॉयकॉट हुआ तो वो क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वो रैपिड चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर पाया, कमी निकली, तो उसने बाद में अपनी प्लानिंग और पॉलिसी चेंज करी, चेंज किया तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ नहीं हुआ, हो गया। अब मैगी वापस भी करी मार्केट के अंदर, कोई चेंजेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोविड आया, डिजिटल इन्वायरमेंट, ये देखो, प्लानिंग हुई, पॉलिसीज मेकिंग हुई, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें, तो हम इन चीज़ों को कवर करने की सोचेंगे, जहां हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल इन्वायरमेंट एक एक को पढ़ेंगे और समझेंगे हमसे कहना क्या चाहते हैं। हाँ तो भाई अब बात करेंगे एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशंस को लेकर। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1991 को लेकर, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इंडिया का हाल क्या था, बहुत ही बुरा था। उसको कैसे सस्टेन किया हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे उस समय, फाइनेंस मिनिस्टर, जो हमारे बाद में प्राइम मिनिस्टर बने 2 साल के लिए, मनमोहन सिंह जी, बहुत ही तगड़े उन्होंने। तो उससे क्या इफेक्ट आया? तो क्या कवर करता है? जीडीपी कवर करेगा, अपना जीएनपी, नेट पर कैपिटा इनकम, ठीक है, इनकम ऑफ पर्सन, ये सब चीज़ें कवर करता है हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कि भैया इकोनॉमी में क्या क्या फर्क आ रहा है, उससे काफ़ी इफेक्ट आता है एक बिजनेस इन्वायरमेंट को लेके, एक बिजनेस को देखते हुए कि भैया आने वाले टाइम में यहाँ पे इकोनॉमी अगर अच्छी है तो ऑब्वियसली यहाँ पे बिजनेस फ्लरिश होने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। सोशल इन्वायरमेंट, भैया ऑब्वियसली सोसाइटी में रह रहे हो तो यहाँ पे सोसाइटी के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, एक्सपेक्टेशंस होती है बिजनेस से लेकर। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेकर बात कर लेते हैं यहाँ पे, एजुकेशन को लेकर बात करते हैं, गर्ल्स एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात कर लेते हैं, रिजर्वेशन, नौकरी वगैरह सब इन चीज़ों को लेकर यहाँ पे बात होती है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो अब इनका इम्पैक्ट कैसे आता है, डायरेक्ट आता है, इनडायरेक्ट आता है, ये भी हम जरूर चेक करेंगे यहाँ पे। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ऑब्वियसली आपकी कंट्री में जो करंट गवर्नमेंट है उनका रवैया कैसा है, उनकी थॉट प्रोसेस क्या है, बिजनेस को फ्लरिश करने का उनका क्या प्लान है या बिजनेस को क्रब करने का प्लान है, वॉट एवर सिनेरियोज। टेक्नोलॉजी, जैसे हमारे बोलते हैं आज की तारीख में आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजी हो गया, ओटीटी पे हम सब कुछ चाह रहे मतलब सीरियल्स देख सकते हैं, मैच देख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैच से याद है यार, इंग्लैंड और इंडिया का मैच क्या गजब का हुआ,
है ना, शानदार मैच बना। एक बार तो लगा, मेरी इच्छा थी यार इंडिया फर्स्ट टाइम बैटिंग करे, क्योंकि काफ़ी टाइम से चेज कर रही थी इंडिया, तो मैं चाहता था बैटिंग करे, क्योंकि हमें पता भी लगना चाहिए हम कहाँ कमी है। तो देखने को मिला, कुछ कमी देखने को मिली। पर जो बॉलिंग अटैक था, ओ हो भाई, अल्टीमेट। चलिए, लीगल इन्वायरमेंट, मैं जिस देश में रह रहे हो वहाँ के कानून व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं करोगे तो बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो चलिए एक एक करके सबको पढ़ लेते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे हमारे कौन से इन्वायरमेंट से, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट फैक्टर्स हैव इमीडिएट एंड डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस। भैया यहाँ पे कोई भी अगर बदलाव आएगा तो इमीडिएट इफेक्ट आएगा। यहाँ पे, यहाँ टेंशन नहीं होती है कब आएगा, यहाँ आएगा इमीडिएट इफेक्ट, मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा और इमीडिएट इफेक्ट देखने को आपको मिलेगा अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कोई भी चेंजेस आते हैं तो। बिजनेस मस्ट स्कैन द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड टेक द टाइमली एक्शन। नहीं लोगे तो मार्केट से बाहर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, एमएनसीज को हम देख सकते हैं, 1991 एक बहुत बड़ा एग्जांपल है हमारे लिए, बोल सकते हैं 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लंबा इंपैक्ट रहा और इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिला एमएनसीज जैसे एंटर हुआ। तो 1991 को भी डिस्कस करेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को भी यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, पर ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूं मैं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को थोड़ा अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1919 ब्रॉट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एज वेल। देखिए, अपॉर्चुनिटी तो लेके आया, साथ में थ्रेट्स भी थे। थ्रेट्स किसके लिए थे? डोमेस्टिक वालों के लिए थे। उनको कहीं ना कहीं अपना जो पुराना कल्चर जो था कि देख लेंगे कहाँ कोई भागे जा रहा है, 10-10 साल से पॉलिसी चेंज नहीं हो रही थी, वहां उनके लिए थ्रेट्स था और अपॉर्चुनिटीज तो भरमार थी। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिन लोगों को ग्रैब किया उन्होंने बहुत आगे बढ़े, और जो अपने आप को बदल नहीं सके समय अनुसार वो बाहर निकल गए मार्केट से। ठीक है, तो इसका एग्जांपल शायद मेरे ख्याल से ओनिडा टीवी को लेकर दिया गया था एग्जांपल, कि भैया वो अपने आप को समय के हिसाब से बदल नहीं पाए और 1991 के इम्पैक्ट ने उनको खत्म कर दिया ऑलमोस्ट। तो इकोनॉमी क्या क्या कवर करता है बेटा? जीडीपी कवर करता है ऑब्वियसली, किसी भी देश की अगर हम बोलते हैं ना, एक तो हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट को, जीडीपी को एक बैरोमीटर के रूप में काम करता है कि भैया सच में देश कितना डेवलप कर रहा है, देश कितना आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमी उसकी कितनी डेवलप कर रही है। जीडीपी काफी इंपैक्ट और अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, पर कैपिटा इनकम, प्रॉफिट अर्निंग रेट क्या है, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, इंडस्ट्रियल, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, ये सब चीजें आपकी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को कवर करता है। और ये पता होना क्यों जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन कई बार जो आपके एक एक नंबर के बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि भैया ये जो इम्पैक्ट है ये किस में कवर करेगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कवर करेगा। ये 1991 जो इंडियन गवर्नमेंट जो पॉलिसी लेकर आई वो कौन से इन्वायरमेंट को डिनोट कर रहा है। कई लोग उसको पॉलिटिकल एंगल से कनेक्ट करते हैं, भैया पॉलिटिकल नहीं है ये, ध्यान रखना। वहां पे ऑप्शन मिलेगा वो पॉलिटिकल, वहां पे इकोनॉमिक मिलेगा, पॉलिटिकल मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल मिलेगा और लीगल मिलेगा। टेक्नोलॉजी के चांसेस कम होते हैं, ऑब्वियसली कोई लेना देना नहीं है। लीगल कोई लेना देना नहीं है। जो कंफ्यूजन होता है बच्चे को पॉलिटिकल में होता है, पॉलिटिकल का कोई एंगल नहीं होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। ये डायरेक्टली किसको इंपैक्ट करेगा? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है और ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में ही इंपैक्ट अपना डालेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर बात करें कॉमन फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, वो कौन से? जो जीएसटी बिल पास हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया, सभी को लेके डूबा था। डूबा नहीं था भैया, काम ट्रांसपेरेंसी लेकर आया था। जीएसटी तो पता नहीं सबसे पहले कहाँ आया था, पता है आपको? जीएसटी फ्रांस में आया था सबसे पहले। जीएसटी किसने, किस कंट्री ने लागू किया था? फ्रांस ने। इंडिया में तो पाकिस्तान में शायद आ चुका था, उसके बाद इंडिया कितना लेट लेकर आया है, और उसके बाद बवाल कितना मचा था, जीएसटी क्यों आ गया, इससे काम करेंगे, अरे कितना ट्रांसपेरेंसी आ गया, आप सोच नहीं सकते, काम करना आसान हो गया भैया। करप्शन जो था वो खत्म हो गया, तो जो लोग करप्शन पसंद करते थे उनको तो मुसीबत हो गई, नो डाउट इन दैट। डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था 500 और 1000 के नोट का, उसमें भी लेके काफी लोगों ने बवाल मचाया था। अब डिमोनेटाइजेशन में लगता है कि भैया पॉलिटिकल सेक्टर का काम है, नहीं पॉलिटिकल सेक्टर नहीं, इकोनॉमी क्योंकि फायदा जो भी अप डाउन आएगा वो आपके बिजनेस सेक्टर को, आपकी इकोनॉमी में आएगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। इसको कभी पॉलिटिकल एंगल से कनेक्ट मत करना कि भैया पॉलिटिकल सेक्टर या पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, नहीं पॉलिटिकल नहीं है भैया। ये 500 और 1000 के नोट जो बंद हुए थे ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पार्ट है। डिमोनेटाइजेशन रिसेंटली हिट द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, तो लोगों ने, बहुत फेमस भी हुआ था, लोग खड़े थे लाइन में। अब भैया थे कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मुसीबत तो उठानी पड़ती है, नो डाउट इन दैट। तो यहाँ पे मुसीबत हुई थी लोगों का, पर फायदा देखने को मिल रहा है। सर क्या फायदा देखने को मिल रहा है? भैया देखो, करप्शन क्लब हो गया। ठीक है,
जो जाली नोट के काम थे वो खराब हो गया, फर्जी देखिए ना, ठीक है। जो टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए फंड था वो खत्म हो गया। अभी आपने रिसेंटली नोटिस किया कि 2000 के नोट वापिस बुला लिए, और अब सारा जो डेट थी वो भी खत्म हो गई, अक्टूबर लास्ट डेट दी थी उन्होंने। तो ये जब आया था, जब डिमोनेटाइजेशन होता, आई वॉज वेरी हैप्पी कि डिमोनेटाइजेशन हुआ, अच्छा है, 500 1000 के नोट नहीं होने, बड़े बड़े नोट खत्म कर देने चाहिए। पर सडनली आया 2000 का नोट। मैंने यार, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या कि किसी फाइनेंस प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स की बात सुनोगे तो हमें से कहता है किसी भी देश में ज़्यादा बड़े नोट नहीं होने चाहिए, ज़्यादा बड़े नोट होंगे तो करप्शन ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जब 2000 का नोट आया तो आई वाज लाइक कि यार नहीं यार, ये तो गलत हो गया, ये तो करप्शन और बढ़ जाएगा। भाई पहले 1 लाख रुपया, मान लीजिए 500 में तो आपको 2 गड्डी रखनी पड़ती थी, ये तो 50 नोट लिए जेब में डालो, 1 लाख लेके घूम रहे हो। पर ओवर द टाइम पीरियड बाद में धीरे समझ में आया कि भैया धीरे धीरे अब क्या करेंगे, 2000 के नोट को ही खत्म कर देंगे। तो अब आज देखा जाए तो सबसे बड़ा नोट कौन सा मार्केट के अंदर, 500, इसके बाद नोट ही खत्म। ठीक है, चलिए डिमोनेटाइजेशन को आगे बढ़ते, मतलब सॉरी कॉमन फैक्टर्स को आगे बढ़ते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को लेकर। फिस्कल पॉलिसी में चेंजेस हुए, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी के अंदर जो एफडीआई वगैरह आया, बाहर से बहुत पैसा आने लगा, ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी क्या करी, उससे बूस्ट करी, हमारा सेंसेक्स बूस्ट कर रहा है, हमारा स्टॉक मार्केट बूस्ट कर रहा है। ठीक है, लोगों बाहर के देशों को हमारे देश पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो रहा है कि भैया यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं, ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, द कॉमन फैक्टर विच हैव इन्फ्लुएंस द इंडियन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, कौन से फैक्टर्स बेटा, बैंक ऑफरिंग लोन्स एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना जरूरी है। देखिए यहाँ पे याद रखना है कि आप कई बार बैंक रेट वगैरह किसी और सेक्टर से कनेक्ट मत करना। बैंक रेट में अगर बैंक जो है वो अपने जो लोन है वो लो रेट पे ऑफर कर रही है तो फायदा इकोनॉमी को होगा, इकोनॉमिक सेक्टर को होगा, बिजनेस को फायदा होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया आपको, अब ये स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेज में काउंट कर सकते हैं, सभी के लिए करेंगे तो जनरल फोर्सेज है, पर अगर किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए करेंगे तो स्पेसिफिक फोर्सेज में काउंट किया जाएगा। ठीक है, रिफॉर्म्स आर टेकिंग प्लेस इन लीजिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन, इसमें बहुत सारा चेंजेस लिए जा रहे हैं कि भैया आसानी से लोन मिल सके, ज़्यादा माथापोड़ी नहीं हो, जो रेड टैपिज्म है बहुत लंबा प्रोसेस, उसको कहीं ना कहीं रिड्यूस करने के चांसेस, और रिड्यूस करा जा रहा है काफ़ी हद तक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोशल इन्वायरमेंट को लेके, ये कस्टम्स जो होते हैं हमारे किसी भी देश में आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ के जो कस्टम्स ट्रेडिशंस वैल्यूज जो होती है उसको मिला के सोशल इन्वायरमेंट बनता है। भाई हमारी इंडिया का क्या कस्टम है कि भैया हम बीफ नहीं खाते, ठीक है, हम बीफ के अगेंस्ट है, गाय हमारी माता है और उसको हम मानते हैं, पूजते हैं, और उसके खिलाफ हम कोई भी गलत चीज़ें होते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, वुमन को हम दर्जा देते हैं, एक भगवान के रूप में, माता के रूप में दर्जा देते हैं, नो डाउट हम मानते बहुत कम है, कहीं ना कहीं हमारी खुद की गलती इंडियंस की है। पर जहाँ पे भी आप रन कर रहे हो बिजनेस, जिस भी कंट्री के अंदर, जिस सोसाइटी से आप अपना पैसा कमा रहे हो, जिस सोसाइटी से आप रिसोर्सेज ले रहे हो, उनकी वैल्यूज को हाई प्रायोरिटी पे रखना बहुत जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उनकी वैल्यूज और उनके कस्टम के अगेंस्ट आप काम करोगे तो फिर आपको इंडिया छोड़ के या जिस भी देश में कर रहे हो वहां छोड़ के जाना पड़ेगा। KFC वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल, इसको आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल रीड कर सकते हैं, मेरी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको बहुत डिटेल के अंदर इन चीज़ों को समझाऊंगा, मैं समझाया हुआ है मेरी तरफ से, उनको आप जाके गो थ्रू कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है बेटा, इट इंक्लूड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्या क्या इंक्लूड करता है भैया सोशल एनवायरनमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पहले के लोग कैसे, आज में जैसे बोलते हैं ना, पहले मेरे फादर्स बोलते हैं कि यार जॉब करते थे, बताते थे, बोले यार बेटा पहले हम किसी घर में टीवी हुआ करता ना, बहुत बड़ी बात हो, उस घर में टीवी है यार, सेठ बोला करते थे, टीवी है, फ्रिज होता तो और ही बड़ी बात हो जाती थी, गाड़ी तो मतलब गिने चुनों में होती थी, और जिनके पास गाड़ी होती थी वो गाड़ी कहीं से निकलती थी, भैया बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी, ऐसा होता था। पर आज ऐसा है क्या, फ्रिज क्या हर किसी घर में नहीं है, टीवी हर किसी घर में नहीं है, डिश टीवी नहीं चल रहा, डिश टीवी मतलब वो किसी पर्टिकुलर डिश टीवी के लिए नहीं बोल रहा, जिसमें टाटा भी है, डिश टीवी भी है वगैरह वगैरह, नहीं चल रहा, चल रहा है। मोटरसाइकिल नहीं है, टू व्हीलर नहीं है, कार नॉर्मल सी हो गई, अब हर किसी के पास मिल जाती है कार, टू व्हीलर तो हर किसी के पास होता ही है। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, आपका टेस्ट क्या, आपका प्रेफरेंस क्या है, ये खाना है नहीं खाना, हाइजीनिक करना है, मेरे को अपने हेल्थ कॉन्शियस होना है। एजुकेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या रही है कि हम एजुकेशन लेवल को बहुत हमेशा नीचे रखा है, लिटरेसी रेट हमारी नीचे रही है, पर कहीं ना कहीं अब उस पर काम हो रहा है। ठीक है, ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी वेयर द बिजनेस एग्जिस्ट, इन सबको इंक्लूड करता है हमारे किसमें, सोशल इन्वायरमेंट में। Social environment may not have a immediate impact, but in the long run has a great impact on the business. Immediate नहीं आता,
पर कहीं ना कहीं ग्रेट इम्पैक्ट जरूर रहता है, लंबे टाइम तक का रहता है। अगर सोसाइटी आपके अगेंस्ट है तो अगेंस्ट ही रहेगी लंबे टाइम तक, और साथ है तो आपके साथ ही रहेगी। टाटा का हम ऐसा मान सकते हैं, टाटा गाड़ी को लेके, टाटा कंपनी को लेके, कि देश का भरोसा हमेशा रहा है, तो उसके लिए लॉयल्टी जो है सोसाइटी का बहुत सही रहा है। टाटा कंपनी ने भी कभी उसके अगेंस्ट काम नहीं किया, हमेशा सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा ऊपर रखा है देश को, प्रायोरिटी हमेशा देश को दी है, सोसाइटी को दी है, लोगों को दी है यहाँ की। तो दीज आर द थिंग्स, ठीक है ना। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें एग्जाम्पल से, दिवाली हो गया भाई, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो त्यौहार है बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली दिवाली आने वाले है नवंबर के अंदर, ठीक है। तो दिवाली हो गया, ईद हो गया, क्रिसमस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली एक ही रिलीजियस, हर रिलीजियस को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, उनके जो त्यौहार है उनको इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो ऑब्वियसली बिजनेस इन्वायरमेंट को काफ़ी, यहाँ पे ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको काफ़ी ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ करनी चाहिए, और जब भी त्यौहार आते हैं तो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होता है वहाँ पे। इंक्रीज द सेल ऑफ द स्वीट्स, ग्रीटिंग कार्ड्स, क्लोथिंग, ये सब चीज़ें इंक्रीज होती बेटा। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स हैज़ क्रिएटेड डिमांड फॉर डाइट फूड्स, डाइट ड्रिंक, जैसे मैंने आपको बताया कि अब हाइजीनिक हो रहे हैं हम, ठीक है, और हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो डाइट फूड है या डाइट ड्रिंक्स है, इनका ज़्यादा चलन चल गया, तो इस सेक्टर को अगर जो लोग यूज़ करेंगे अपॉर्चुनिटी के रूप में, उनको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉमन फैक्टर्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट की, अगर बात करूं, डिमांड फॉर रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड वुमेन्स, ये देखो जो कॉमन फैक्टर्स है उनको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे जो डिमांड है वो एक सोसाइटी की तरफ से है, ठीक है। सोसाइटी अपने लोगों के लिए बोल रही है भैया इन लोगों को जॉब मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए, माइनॉरिटीज जो पिछड़े रह चुके हैं, जो बैकवर्ड है, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। गुड, गुड इनफ। नेक्स्ट, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन बाय पेइंग इक्वल वेजेस फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, नो डाउट इन दैट, ये भी सही है। देखिए काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना यार, मेल एंड फीमेल अगर एक ही लेवल पे लेके काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहा है जो एक फीमेल काम कर रही है, तो दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। इट शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन कि भैया मेल को ज़्यादा मिलेगा फीमेल को कम मिलेगा, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इक्वल स्टैंड होना चाहिए, इक्वालिटी मिलनी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं ये भी सोसाइटी का एक पार्ट है, कॉमन फैक्टर्स के अंदर कवर करता है अपने आपको। डिमांड फॉर ऑटोमेटिक मशीन्स एंड लग्जरी आइटम्स इन द मिडिल क्लास फैमिली, ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ, पर कैपिटल इनकम इंक्रीज हुआ। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से कहाँ फर्क आया, सोसाइटी इन्वायरमेंट में या सोशल इन्वायरमेंट में फर्क देखने को मिला है। तो इंटर रिलेशन यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कर सकते हैं सर। देखा एग्जाम्पल यहीं मिल जाते हैं भैया, कहीं जाने की दरकार नहीं है। टॉपिक समझ में आ गया तो ज़्यादा अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, मैंने हमेशा कहा है। डिमांड्स टू इम्प्रूव द एजुकेशन लेवल्स ऑफ गर्ल्स चाइल्ड, ऑब्वियसली, ठीक है। कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं भैया कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी की ही डिमांड थी, ठीक है। कई लोग दब दब चुके थे अंदर की, आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे, पर कहीं ना कहीं इसको आगे बात को बढ़ाया गया। तो इनकी ऑब्वियसली ऑफिस आती आती कहा था भैया कि लड़कियां हैं क्या करें, घर संभालना है इनको, घर जाके चकला बेले नहीं करना है, रसोई संभालनी है, बच्चे संभालने, पति संभालने, क्या पढ़ाने की दरकार, इनको शादी कर दो कम उम्र के अंदर। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं अगेंस्ट सोसाइटी, उसके अगेंस्ट हुई है। सोसाइटी ने उस चीज़ को समझा, कहीं ना कहीं बिजनेस ने भी इसके अंदर अपना रोल प्ले किया, गवर्नमेंट ने भी अपना रोल प्ले किया, और इसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है आज की तारीख में। चाइल्ड मैरिज जैसे हो गया, वाली बात है। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर, तो जैसे मैं बताया आपको कि आजकल रील्स भी बहुत चल रहे हैं भैया, बॉडी कैसे करनी है आपको, ये अपने एब्स बनाने हैं या आपका स्टमक की जो चर्बी चढ़ जाती है बेसिकली बैठे 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 बैठे। जो कोविड में काफ़ी लोगों के साथ हुआ है कि कई लोग हेल्थ कॉन्शियस हुए, हेल्थ कॉन्शियस तो वही, कई लोगों ने उसमें फिटनेस रिजाइम किया, और जैसे मेरे जैसे कुछ लोग थे जिन्होंने बड़ी भरपेट खाना खाया, आहा ये भी आंट दे, सोया हूँ आराम से, आहा। सुबह उठ के हाँ वॉक जरूर करता था, नो डाउट इन दैट, कि भैया जो फ्रेश एयर है वो ले लें, क्योंकि मेरे फादर हमेशा ही अभी भी कहते हैं, पर उन्होंने वो कोविड के बाद थोड़ा चेंजेस देखा मेरे अंदर। पहले वो क्योंकि अब उनको लगता है कि यार फादर इज़ लाइक ना वेरी स्ट्रिक्ट टू हिज रूटीन, is like if he got delay in the nights also due to some office work, business work, if he's coming around 12:30 or 1 o'clock also, then by 6 o'clock he will be wake, he will be like okay, where's my cup of tea, and then getting freshen up and then going for a walk. This is how it works for him. On the other hand, when I say like if I sleep around 1 o'clock or 2 o'clock, which basically is my time to sleep, going for sleep, before that I used to just have a proper freshen up my mind. I am not so
बोलते हैं ना कि भैया सर आप बहुत ज़्यादा क्या मूवीज़ वगैरह देखते हो? हाँ देखता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक एकांत में, पीस में जगह जरूर चाहता हूँ। कुछ टाइम, आधी घंटा मैं अपने लिए वो छोड़ता हूँ। तो मैं 1-2 बजे करीब सोता हूँ। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि भैया फिर सुबह मेरे से नहीं उठा जाता यार। मैं बोला नींद आ रही है बड़ी, अभी मेरे को नहीं उठना, उठ के वापस ऑफिस जाना है, काम करना है, नहीं मैं नहीं उठ रहा हूँ जल्दी। पर अगेन द सिनेरियो इज दैट, पर हाँ वो कोविड में चेंज हुआ था क्योंकि जाना तो था ही नहीं था, दिन वापस हो जाएंगे नींद आएगी तो वहाँ पे देखने को मिला है काफ़ी लोग इसमें इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। गुड टू नो, इंडिया इज बिकमिंग मोर हेल्थ कॉन्शियस इन कंपैरिजन टू पेट टू कॉन्शियस। कि पेट निकल रहा है, हाँ ये तो सेठ जी की निशानी है भैया, सेठ जी की निशानी बीमारियों की निशानी है, चेंज कर लो अब, ठीक है। नाउ कम टू द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। भैया यहाँ पे बात होती है पॉलिटिक्स को लेकर। भैया जिस देश में आप काम कर रहे हो उस देश में जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो चुनी हुई पार्टी है सेंटर के अंदर, उसका रवैया कैसा है, उसकी सोच कैसी है, क्या वो बिजनेस को और ग्रो करना चाहती है, फ्लरिश करना चाहती है, उनके लिए अच्छी पॉलिसीज बना रही है, या बिजनेसेस को वो क्रब करना चाहती है, अपना रूल करना चाहती है, ज़्यादा किसी को फैलने देना नहीं चाहती है। ये सब हमारे एक इसमें पॉलिटिकल एनवायरमेंट कवर होता है। सो पॉलिटिकल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स रिलेटेड टू द गवर्नमेंट अफेयर्स such as the type of government in power, the attitude of the government towards the policies, उनकी attitude क्या है, जैसे मैं बताया कि वो करप्ट करना चाहते हैं, उसको फ्लरिश करना चाहते हैं। चेंजेस इंप्लीमेंटेड बाय द डिफरेंट गवर्नमेंट। तो एग्जांपल था एक टाइम पे, जैसे कोको कोला कंपनी को वापस जाना पड़ा था, है ना। जब एक गवर्नमेंट थी उन्होंने बोल दिया भैया कि हम किसी भी फॉरेन कंपनीज को हमारे देश में एंटर नहीं करने देंगे। तो वो जो उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी उनका सोच ऐसा था कि भैया जो भी होगा सब डोमेस्टिकली होगा, यहाँ डोमेस्टिक कंपनीज है वो ही रन कर सकती है और कोई कंपनी रन नहीं करेगी यहाँ पे, बाहर की कंपनीज को हम नहीं आने देंगे, अंग्रेजों ने पे शासन किया, हम तुमको वापस मौका नहीं देंगे। दैट वाज देयर थॉट। तो उस चक्कर में कोको कोला कंपनी को भी निकलना पड़ा। तो जिस तरह की गवर्नमेंट है उसका एटीट्यूड क्या है, वो आगे बढ़ाना चाहती है, देश का डेवलपमेंट देखना चाहती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना चाहती है लोगों को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट, एवरीथिंग। तो फिर उस तरह का आप ऑब्वियसली माहौल देखने को मिलता है गवर्नमेंट के नज़रिए से। तो अगर बात करूं फर्दर पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैज एन इमीडिएट एंड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजैक्शन। भैया पॉलिटिकल में बोल दिया भैया बाहर निकल, निकल यहाँ से, नहीं देखना था देश के अंदर में, तो आप क्या बोले अभी निकलूंगा 1-2 साल के अंदर में, निकल बे, निकलना पड़ेगा। ये तो इमीडिएट इंपैक्ट देखने को मिलता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, बिजनेस नीड टू स्कैन द एनवायरमेंट केयरफुली एंड मेक द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। 370 वाला एग्जांपल आप देख ही सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे 1977 के अंदर हुआ था, कोका कोला कंपनी हैड टू शट डाउन इन ऑपरेशन इन इंडिया ड्यू टू सेंड बैक ऑल द फॉरेन कंपनी पॉलिसी फ्रेम बाय द जनता गवर्नमेंट। तो 1977 में एक गवर्नमेंट आई थी, जनता गवर्नमेंट, और ये टोटली अगेंस्ट थी फॉरेन पॉलिसीज़ के, फॉरेन कंपनीज़ के, क्योंकि इनके मन में, मेरे ख्याल से, मैं नहीं जानता क्यों, पर इनके मन में ऐसा होगा कि यार ये ब्रिटिश ने हम पे इतना राज किया 200 साल तक, अब हम वापस किसी को मौका नहीं देना चाहते, घाव भरे नहीं तो उतने टाइम तक कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे। तो उन्होंने सेंड बैक पॉलिसी बनाया कि गो बैक साइमन, वो तो वैसे गो बैक कोका कोला कंपनी, बोले चल निकलो भैया। नेक्स्ट, हम बात करते हैं अब यहाँ पे कौन फैक्टर्स इंडियन पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को लेकर। स्वच्छ भारत अभियान जैसे हम देखते हैं, ठीक है भैया, बीजेपी गवर्नमेंट आई तो स्वच्छ भारत अभियान की देश साफ होगा, सुथरा होगा, तो इन्होंने बोला, पर लोग कितना मानते हैं आप भी जानते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद इज टेकिंग कीन इंटरेस्ट इन बूस्टिंग द आईटी इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं इनको अब आईटी इंडस्ट्री के नाम से फेमस है हैदराबाद, ये आईटी सेक्टर हब बनने जा रहा है कहीं ना कहीं ये, ठीक है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का नज़रिया ऐसा है, रवैया ऐसा है, गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी स्टेट भी जो है वो, हैदराबाद जो है वो ऑब्वियसली क्या हो, एक आईटी हब बन जाए, यहाँ पे रोजगार मिले, लोग आके बसे, एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, जैसे बेंगलुरु के लिए हम बोलते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस, अगर गवर्नमेंट इंटरवेन करती है बिजनेस के अंदर तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, इसलिए टाइम टू टाइम इनके जो काम हो तो कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं तो एक बार ये इंटरवेन कर देंगे आपके किसी भी काम में तो फिर वो काम कभी कंप्लीट होगा नहीं और आप यहाँ पे सस्टेन कर नहीं पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी कैसी है गवर्नमेंट की, क्या सोच रही है भैया कि फॉरेनर्स को मतलब बाहर के लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको कैसे इन्वेस्ट करने दें, उनको कितना शेयर दें, उनको क्या सब्सिडी दें, ठीक है। और बाहर के देशों से रिश्ता कैसा रखना है, किस देश से अच्छा रखना है, किससे थोड़ा सा डरा के रखना है, किसको दबा के रखना है, दीज आर द थिंग्स ऑफ फॉरेन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अभी हमारे एस जे शंकर साहब तो गजब भी चल रहे हैं मार्केट के अंदर। वैल्यूज़ एंड आइडियोलॉजी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी क्या है, जैसे बनता है जनता गवर्नमेंट जो थी उनकी वैल्यूज़ आइडियोलॉजी ऐसी होगी भैया कि फॉरेन कंपनीज को हम एंटर नहीं करने देंगे, तो उनकी जो वैल्यूज आइडियोलॉजी थी उस हिसाब से उन्होंने फिर पॉलिसीज फ्रेम करी अपनी। तो सेम जो अभी गवर्नमेंट है उनकी वैल्यू आइडियोलॉजी ऐसी है कि भैया नहीं, हम देश की तरक्की देखना चाहते हैं,
रोजगार देखना चाहते हैं, तो फिर उस हिसाब से वो क्या करेंगे, फ्लरिश करने का मौका देंगे कि भैया आप बिजनेस अच्छी तरह रन कीजिए, आपको जो हेल्प चाहिए, सब्सिडी चाहिए, किसी भी फॉर्म में चाहिए, वी आर रेडी टू हेल्प यू, लेट्स मेक टुगेदर अ बेटर प्लेस इंडिया, नोन एज भारत टू। ठीक है। नाउ वी कम टू लीगल एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द लॉज एंड द वेरियस लेजिस्लेशन पास इन द पार्लियामेंट। तो बहुत सारे लॉज एंड लेजिस्लेशन जो पास होते हैं पार्लियामेंट में, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात करी गई है। अब लीगल एनवायरनमेंट तो वही है ना बेटा, जिस देश में वहाँ के कानून की व्यवस्था क्या, जैसे बताया था अबोलिशन, मतलब बोल सकते हैं कि टबैको प्रोडक्ट्स को लेकर हमें बात करी जाती है। बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि भैया जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर आप जो है बड़े ही स्टैचुरी वार्निंग्स लिखना ज़रूरी है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते आप अल्कोहल समथिंग का। द बिजनेस मस्ट बी परफॉर्म अकॉर्डिंग टू लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री इन विच दे आर रनिंग देयर बिजनेस। अगर इसके अगेंस्ट जाओगे तो ऑब्वियसली आपके पेनल्टीज एंड स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, नो डाउट इन दैट। The laws which affect the business transactions are the Trademark Act, Essential Commodity Act, Weight and Measurement Act। ये डायरेक्टली लॉज हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट, और आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। अगर इसके अगेंस्ट जाओगे, इस एक्ट को फॉलो नहीं करोगे, तो अगेन कोर्ट कचहरी के चक्कर लंबे पड़ते हैं, और फिर बाद में आपको जो अलग से वो मिलता है सरप्राइज पैकेजेस, वो महंगे पड़ते हैं। ठीक है। जनरली लीगल एनवायरनमेंट पुट कॉन्स्टेंट्स ऑन द बिजनेस बट सम टाइम दे ऑल्सो प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। तो नॉर्मली देखा गया है, वैसे लीगल एनवायरनमेंट जो आता है वो कभी इतना ज़्यादा इंटरवेन नहीं करता। ठीक है, वो ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करता इन चीज़ों को लेकर कि भैया ठीक है फ्लरिश हो रहा है, पर हाँ अगर उसको लगता है कि इट इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी तो फिर वो इंटरफेयर करेगा वहाँ पे। तो नॉर्मली ये देखा गया जब भी आया है तो इंटरवेन ही किया, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम देखने को मिली है ना, मतलब आपको थ्रेट्स ही मिलेंगे। तो कॉमन फैक्टर्स अगर मैं बात करूँ इंडिया के लीगल एनवायरनमेंट में, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट इज प्रोहिबिटेड। अगर आप देखते हो कि कोई भी आप एडवर्टाइजमेंट देखो, कोई भी अल्कोहल का जो है एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेगा आपको, है ना। दे विल कम विद द वाटर, कि ये इसका पानी है या फिर ये इसके गाने हैं। ठीक है, तो बहुत सारे आप देखते हैं, पर डायरेक्टली उसको शोकास आप नहीं कर सकते। कंपल्सरी टू गिव स्टैच्यूटरी वार्निंग ऑन टबैको प्रोडक्ट्स, भैया इंजरियस टू हेल्थ, दर्दनाक मौत हो जाएगी। ठीक है, समथिंग लाइक दिस, तो ये देना ज़रूरी है। ठीक है। डी लाइसेंसिंग पॉलिसीज ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, कि ये जो माथापड़ी है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, वो भी खत्म कर दिया गया है। सो वी विल कवर इन डेट 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरलाइजेशन के अंदर। तो ये सब कहीं ना कहीं देखने को मिला है हमें किसमें, लीगल इन्वायरमेंट के अंदर। सो आई सो कि आपको अच्छी खासी क्लियर हो गया होगा। अब बचा एक लास्ट हमारा इन्वायरमेंट, दैट इज नोन एज टेक्नोलॉजिकल। Technological environment refers to changes taking place in the methods of production, use of new equipments and machinery to improve the quality of product। तो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट है क्या बेटा, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी आती जा रही है। जैसे बताया कि पुरानी टीवी मैंने एग्जांपल दिया था, ठीक है, एलईडी आ गया, एलसीडी आ गया, प्लाज्मा आ गया। अभी रिसेंटली आपको मैंने एग्जांपल बताया भैया चिपक जाता टीवी, वायरलेस टीवी। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो उस हिसाब से आप कितना डेवलप कर रहे हो अपने आप को, न्यू मेथड से प्रोडक्शन आ रहा है, पुराने तरह की मशीनें यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी कम होगा, है ना, रिसोर्स भी वेस्ट हो रहे हैं। नई मशीन यूज करोगे प्रोडक्शन ज़्यादा, रिसोर्स वेस्ट कम होंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, तो ज़्यादा पसंद किया जाएगा इन कंपैरिजन टू यूज ऑफ ओल्ड मशीन्स। The businessman must closely monitor the technological changes taking place in the industry to implement them so that they can remain in the competition market। अब मान लीजिए कोई सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लीजिए आप, ठीक है, अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किस तरह का आप मशीन यूज करते हो प्रोडक्शन करने के लिए, इस तरह से आप ध्यान रखें कि इस इंडस्ट्रीज के अंदर कोई मशीन आ रही है, बेटर इंडस्ट्री, बेटर मशीन, मॉडर्न मशीन, ठीक है, अपडेटेड मशीन, जो आपकी प्रोडक्शन को काफ़ी आसान कर देती है, ईजी कर देती है, क्वालिटी अच्छा कर देती है। इस वजह से टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर है, आईटी इंडस्ट्री, उनको उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। जितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं उनको इस पर ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि भैया नई मशीन आ रही है, ये ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। आपकी पुरानी मशीन 1000 यूनिट बनाती है जबकि ये 3000 बना लेती है, तो 2000 यूनिट ज़्यादा बनता है, प्रोडक्शन ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्वालिटी इंक्रीज होगा। तो दीज आर थिंग्स दैट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। नेक्स्ट बात करते हैं रिसेंट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो हुआ इंडियन मार्केट के अंदर, वो क्या क्या हुए, शिफ्ट टू ई वॉलेट ऑनलाइन पेमेंट फ्रॉम कैश पेमेंट, ये हमने देखने को मिला था हमें, ठीक है, डीमोनेटाइजेशन इफेक्ट लेकर आया था। नेक्स्ट, डिजिटल वॉचेस हैव किल्ड द प्रोस्पेक्ट एंड बिजनेस ऑफ द ट्रेडिशनल वॉचेस। डिजिटल वॉचेस आज का हर तारीख हर जने के हाथ में डिजिटल वॉच देखने को मिलता है। वो देखते हैं ना हार्ट बीट कितना, आज में कितने कदम चले, वो नोट डाउन करने के लिए, आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है, आपका हार्ट रेट कितना है, एवरीथिंग डॉक्टर लेके घूम रहे हो साथ में। तो जो ट्रेडिशनल वॉचेस हुआ करते थे उनका मार्केट थोड़ा डाउन हो गया। जो थ्री इडियट्स के हम देखते हैं ना, करीना कपूर पहन के आई थी तो वो बोलती ओह आपकी माँ की घड़ी,
इस तरह से वो वाले मार्केट थोड़ा सा डाउन हो चुका है, इनका ज़्यादा चलन चल गया भैया। कलर टीवी टेक्नोलॉजी की हैज क्लोज द बिजनेस ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। पहले के ज़माने जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करता शटर वाले, वो हो गए ख़त्म। अब आ गया कलर टीवी। कलर टीवी के अंदर भी बहुत सारी टीवीज़ के वेरिएंट्स आ चुके हैं भैया, ठीक है। सो नाउ द थिंग कम्स विथ एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991। 1991 अपने आप में ही गजब का था। क्यों गजब का था ये तो हमें सबको पता ही है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से क्या क्या फ़ायदा हुआ इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मान के चलना। ये टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का अपना खुद का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जी हमें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे मैं बताया अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी पता है हमें, क्योंकि भैया हालत ख़राब हो चुकी थी। जैसे पाकिस्तान की भी रिसेंटली चल रही है, श्रीलंका की चल रही है, उस हाथ में हम पहुँच गए थे। कुछ ही हफ्ता 2 हफ्ते का सिस्टम बचा हुआ था, बाकी खेल खत्म होने वाला था। हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, वर्ल्ड बैंक ने बोला भैया ना, ऐसा तो ना देंगे, आप जो ये क्लोज्ड इकोनॉमी का खेल खेल रहे हो इसको बंद करो, और कहीं ना कहीं आपके अपने जो थॉट प्रोसेस है बिजनेस को रन करने का, जो आपका आइडिया रहा है, उसमें बदलाव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैसों को भी आपको अपना डी वैल्यू करना ही पड़ेगा। दैट्स वाई मैंने कॉइन का यूज़ किया यहाँ पे, कि आपके जो रुपीज़ है उनको डी वैल्यू करना बहुत ज़रूरी है। और इस चीज़ को लेकर बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया, उसके बाद जाके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इम्पैक्ट हुआ और फ़ायदा ही लेके आया। किसके लिए? इंडिया के लिए। आज देख रहे हैं फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलिए अब इनको डिटेल में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो 3 एलिमेंट्स और मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करें। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन अपने आप में मतलब ऐसा कहता है भैया छुटकारा, जो बंदिशें थी वो हो गई ख़त्म, ठीक है। कि भैया नहीं, ये भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, इसके लिए भी आपको लाइसेंस, प्राइस फिक्सिंग भी आपके हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। और जो है कि अगर आप प्रोडक्शन इंक्रीज करना चाहते हो तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा आपको। तो हर एक चीज के ऊपर जो बंदिशें थी, रेड टैपिज्म था, उसको खत्म करना बहुत जरूरी था। फ्री फ्लो ऑफ बिजनेस होना बहुत जरूरी था, वर्किंग ऑफ फ्री फ्लो होना बहुत जरूरी था बिजनेस का, जो हमको देखने मिला लिबरलाइजेशन को लेकर। नेक्स्ट था प्राइवेटाइजेशन। सारा जो खेल था वो यही था कि भैया सब कुछ कौन संभाल ले? गवर्नमेंट ही संभाल ले, गवर्नमेंट संभाल ले, ये भी गवर्नमेंट कर लेगी, ये भी गवर्नमेंट कर लेगी। तो भैया प्राइवेट सेक्टर को आपने कुछ वो दिया ही नहीं था, है ना। प्राइवेट सेक्टर को तो आपने बंदिश में करके रख लिया था। तो गवर्नमेंट भैया बजटरी लॉस में जा रहा था दमादम, क्योंकि सब कुछ जो था पब्लिक सेक्टर संभाल रहा था, वो तो लॉस मेकिंग थी। और उनको हेल्प करने के लिए गवर्नमेंट अलग से पैसा फंड देती थी हर बार बजट के अंदर। तो वो तो भैया वो हो गए जवाई राजा वाला टाइप हो गया, घर के जवाई राजा हो गए भैया, कुछ भी करो पैसे तो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन ने कहीं प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने का मौका दिया, देश को कहीं ना कहीं नई दिशा दिखाई। ग्लोबलाइजेशन, कहीं ना कहीं जो हम डर रहे थे, जो जनता गवर्नमेंट का एक रूल था भैया कोको कोला को निकालो, ठीक है, वो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। जो हम क्लोज इकोनॉमी थी उसको खत्म किया। इंटीग्रिटी ऑफ वर्ल्ड जो यहाँ पे होना चालू हुआ, कि अब एक देश दूसरे देश को आराम से सहायता करे, ट्रेड करें, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो आपने वो ड्यूटीज़ लगा रही थी उनको अबॉलिश करें, उनको रिड्यूस करें। एक देश से दूसरे देश को मदद मिलेगा तभी तो पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ पाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो एक एक को बात करते हैं ढंग से, पकड़ के, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करेंगे अपने आप में, ठीक है ना बेटा, ये ध्यान रखना। लिबरलाइजेशन रेफर्स टू एंड ऑफ लाइसेंस। जो लाइसेंस की माथा फोड़ी थी ना वो खत्म। इसका भी लाइसेंस लो, उसका भी लो, उसका भी लो, काय को लो, काम कर रहे देश में कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, देश को फायदा होगा, हर चीज का लाइसेंस। कोटास, कि भैया ये तो पब्लिक वाली बनाएंगे, आप नहीं बना सकते, इतना ही बना सकते हो, इससे ज्यादा नहीं बना सकते हर चीज पे। एंड मैनी मोर रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल्स विच वर पुट टू एंड ऑन विच वर पुट ऑन इंडस्ट्रीज बिफोर 1991। तो 1991 से पहले जितनी भी बंदिशें थी वो सब आज़ाद कर दी गई। वो चेन जो बांध रखी थी, बोलते हैं ना हथकड़ी जो बांध रखी थी, उसको खत्म कर दिया, तोड़ दिया गया, और बोला कि आप आज़ाद हो, जैसी इच्छा हो वैसा काम कर सकते हो, कोई माथा फोड़ी की जरूरत नहीं है। इंडियन कंपनीज को लिबरलाइजेशन किस रूप में मिला बेटा? अबोलिशन ऑफ लाइसेंस एक्सेप्ट इन ए फ्यू, जो कुछ सेक्टर्स है वहां पे आपको लाइसेंस लेने की दरकार है, बाकी आपको लाइसेंस लेने की कोई दरकार नहीं है। आराम से बिजनेस स्टार्ट कीजिए, इसके हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे फूड लाइसेंस हो गया, मेडिकल लाइसेंस, ये तो लेना जरूरी है। बाकी इसके अलावा आप जैसे क्लोथ का काम कर रहे हो, राशन की दुकान खोल रहे हो, उसका लाइसेंस क्या लेना है यार, बनाओ काम चालू करो। सैलून कर रहे हो, उसका लाइसेंस लोगे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एक्सपेंशन और द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया था ना कि बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं तो भी लाइसेंस बना, अप्रूवल लीजिए,
बिजनेस को बंद करने जा रहे हैं, इस सेक्टर को बंद, उसके लिए भी लाइसेंस, मतलब हर चीज के लिए। इधर एक कदम रखो, क्यों लिया, लाइसेंस ले, इधर कदम क्यों लिया, लाइसेंस ले, वो काम खत्म हो गया है ना, बंदिशें खत्म हुई बेटा। फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस, भैया प्राइस भी फिक्स करने का फ्रीडम नहीं था एक टाइम पे, कि भैया वो था 1991 से पहले का टाइम, कि इसको आपको 10 रुपये में बेचना है। अरे भाई पड़ी 11 की रही है, 10 में कैसे बेचूंगा, वो मेरी बैठक नहीं है, आप 10 में बेचो। 11 की पड़ रही है, चलो एक काम करो आप 11.5 में बेचो। अरे भैया पैसा कितना कमाऊंगा, 50 पैसे कोई इनकम होती है क्या, बिजनेस रन किए जाते हैं नहीं। क्योंकि पहले का जो सोच था सब था, क्योंकि हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड चल रहे थे, सोशल वेलफेयर के नाम पे हम धोखेबाजी करे जा रहे थे। सोशल वेलफेयर इतनी भी नहीं हुई जितनी सोशल वेलफेयर के नाम पे धोखेबाजियां हुई है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है ना बेटा। तो फ्रीडम इन फिक्सिंग प्राइसेस ये भी खत्म, फिक्सिंग जो प्राइस करने का जो रेस्ट्रिक्शन था वो भी खत्म कर दिया गया लिबरलाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं और क्या क्या फ्रीडम मिला भैया, लिबरलाइजेशन, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जितना चाहो इंपोर्ट करो उतना चाहो एक्सपोर्ट करो। पहले ये भी एक लाइसेंस के अंदर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया करता है कि आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, उसके लिए भी आपको अप्रूवल लेनी पड़ती थी, इतना ही एक्सपोर्ट करते हो उसके लिए भी अप्रूवल लेनी पड़ती थी, ठीक है। वही कहीं ना कहीं देखा गया तो वो ब्रिटिशर वाला ही रूल चल रहा था, फ्लरिश करने का मौका दे नहीं देते। ईजी एंड सिंप्लीफाइंग द प्रोसीजर टू अट्रैक्ट द फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, भैया वो वाली बात कि भैया फॉरेन कैपिटल एफडीआई के रूप में इंडिया में आ सकता है, उसका जो आने का वे है उसको काफ़ी क्या कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया गया, सिंप्लीफाई कर दिया गया। जो प्रोसीजर था उसको जो लेंथी प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है। जो एक फाइल इस टेबल नंबर 1 पे गई है, फिर टेबल 2 पे जाएगी, 3 पे जाएगी, 4 पे जाएगी, ऐसे 50 फाइल घूम के आएगी, वो कम कर दिया गया, प्रोसेस को रिड्यूस कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया गया, ठीक है बेटा। फ्रीडम फिक्सिंग द प्राइसेस एंड गुड्स एंड सर्विसेज हम पढ़ चुके हैं, कोई लोड नहीं है इसमें। प्राइवेटाइजेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दीजिए, पब्लिक सेक्टर को रिड्यूस कीजिए, जो पब्लिक सेक्टर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है उनको बोलिए भैया जाइए, नहीं आपकी जरूरत नहीं है ना। जो इसके लिए BIFR को सेटअप किया गया कि भैया देखो ये कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, इसका कोई रिकंस्ट्रक्शन हो सकता है फाइनेंशियली तरीके से, तो वेल एंड गुड है, वरना इसको बंद कर दो, बेटर है प्राइवेट कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। Basically, it refers to giving the greater role to the private sector and reducing the role of public sector, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कमा के दे नहीं रहा था भैया। देखिए पब्लिक सेक्टर एक कहीं ना कहीं बहुत, जो 1991 जो पॉलिसी आई, अब 1991 में जो सिचुएशन हमारे लिए जनरेट हुई, उसमें कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर ने जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, अहम रोल, उसके लिए तालियां बजनी चाहिए। फ्री फोकट का पैसा खाया इन लोगों ने, काम किया रत्ती भर, 1 रुपये का काम नहीं किया और खाया 100 रुपये बैठ के, ठीक है। इनको लगा अपने बाप का पैसा है खा लो, तो इससे देश का बंटाधार कर दिया उन्होंने। तो वहां पे भैया प्राइवेट सेक्टर को रोल देना जरूरी है कि भैया 1 रुपये जो हम आपको देते हैं ना, तो उसके बदले 10 रुपये का काम करके दो, तब जाके आपको 1 रुपये मिलेगा। एंड दैट्स हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स एंड दैट शुड बी द वे ऑफ वर्किंग। तो आप जब कमा के ही दे रहे हो, आप 10 रुपये का काम नहीं कर रहे हो, बोला 1000 रुपये दे दो मेरे को, तो अरे भाई क्या है क्या 1000 रुपये, 10 रुपये तू कमा के नहीं दे रहा ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न के अंदर, समझ रही बात, द सेम। नेक्स्ट स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि भैया जो कंपनी काम नहीं कर रही तो उनको करो डिसइन्वेस्ट। 51% शेयर होल्डिंग किसको बेच दो, प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। अब तुम जानो, प्राइवेट सेक्टर वाले जाने, वो देखेंगे काम करना आता है, ठीक है ना, तुम्हें भी निकालेंगे बाहर, चलो। तो अब हो गया काम करना जरूरी है। जो अभी रिसेंटली अपने एग्जाम्पल अभी जो लाइव चल रहा है वो BSNL का चल रहा है, देख लेना। BSNL को भी ये लास्ट वो दे दी गई है वार्निंग कि भैया आपको ये फंड अलॉट कर दिया गया लास्ट, इसमें अगर आप अपने आप को रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज इट विल बी सोल्ड आउट एंड फिर अपना देखते रहिए। BSNL का भी यही हाल था, क्या पैसा आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, चल रहा है, फ़ोन कर दिया भैया सही कर दो, हाँ आ रहे हैं, कल आएंगे, या छुट्टी पर गए हुए हैं, सरकारी नौकरी चल रहा है अपने हिसाब से काम। सेटिंग अप BIFR टू रिवाइव द सिक यूनिट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, ठीक है। फाइनेंशियल एंड रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे BIFR को सेटअप किया गया था, बताने के लिए भैया कि आप देखिए कि जो सिक यूनिट उनको रिवाइव किया जा सकता है क्या, लॉस मेकिंग यूनिट, सिक मतलब बीमार नहीं, बीमार इन सेंस लॉस मेकिंग, इनको रिवाइव कर सकते हैं। अगर उनको लगता है हाँ कर सकते हैं, एक मौका दिया सकता है, तो वेल एंड गुड, वरना उनको सेल आउट कर दो, खत्म करो उस इंडस्ट्रीज को। नेक्स्ट अगर बात करूँ डायल्यूशन स्टेक ऑफ द गवर्नमेंट, जो मैंने बताया कि गवर्नमेंट का पूरा स्टेक हुआ करता, गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप ये करो, डाइल्यूट करते जाओ, 21% पे छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर को एंटर करने दो, फिर 51% पे एंटर करने दो। गवर्नमेंट अपना हाथ पीछे करती गई, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देती गई। ग्लोबलाइजेशन क्या कहना चाहता भैया, इट रेफर्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ वर्ल्ड। टिल 1991 Indian government was following the strict policy in regard to import and export
बहुत सारी फिजिकल पॉलिसीज को लेके, फॉरेन पॉलिसीज को लेके गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट रहती थी, ठीक है। पर 1991 चेंज हुआ, ग्लोबलाइजेशन का एंटर हुआ, ग्लोबलाइजेशन ने बोला कि भैया क्या करना है, इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड को साथ में लेके चलना है, आप अकेले चलने की सोचो ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे देशों की मदद करो, दूसरे देशों की मदद लो, आगे बढ़ो, तभी ये देश, ये पूरा कंट्री, ये वर्ल्ड जो है आगे बढ़ पाएगा, एक दूसरे का डेवलपमेंट कर पाएगा। गवर्नमेंट अडॉप्टेड ग्लोबलाइजेशन, किस तरह से अडॉप्ट किया बेटा, इंपोर्ट को लिबरलाइज किया गया, ठीक है, ड्यूटीज को रिड्यूस किया गया, जितना चाहो उतना इंपोर्ट कर लो। फेमा को रिप्लेस किसने किया बेटा, फेरा ने रिप्लेस कर दिया, ये कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड था, रेगुलेशन एक्ट, और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ने, कि किस तरह से फॉरेन एक्सचेंज में आप काम कर सकते हो, एफडीआई की एंट्री करवाओ, सिंप्लीफाई करो प्रोसेस को, वगैरह वगैरह यहाँ पे देखने को मिला। अबोलिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूटी, ये हमें देखने को मिला कि भैया ये ड्यूटी लगाई जा रही थी जबरदस्ती की चीज़ों को महंगी करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं रियायत दी गई कि भैया आप इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ भी ज़्यादा नहीं लगाएंगे, मतलब बैरियर्स के रूप में काम आप नहीं करेंगे, इस तरह से बात कहीं ना कहीं रखी गई थी। तो ये हो गया आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 को खत्म कर देते हैं। अब बात करते हैं हमारे इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑन द बिजनेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या फर्क देखने को मिला अगर हम बात करते हैं, दैट इज इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो भैया ऑब्वियसली बात है, क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हुआ, एमएनसीज का एंटर हुआ, कस्टमर डिमांडिंग हुई, चॉइस मिलने लगी, अवेयरनेस फैल गया, तो इन सब ने बिजनेस को कैसे अपने आप को चेंज करने के लिए मजबूर किया, मजबूर ही किया भैया, नहीं करते तो आप मार्केट से बाहर थे, सीधी सी गणित है। अगर आप समय के अनुसार नहीं बदलोगे तो समय आपको मौका नहीं देगा, एक टाइम बाद बोलेगा कि चलो बंद करो अपना सिस्टम। तो चलिए एक एक करके पढ़ लेते हैं फटाफट से, ज्यादा कुछ नहीं है। इन्फ्लुएंस एंड इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इंक्रीजिंग कंपटीशन, ऑब्वियसली कंपटीशन इंक्रीज हुआ नहीं हुआ क्योंकि एमएनसीज एंटर कर गई। अब अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सर्वाइव करना है तो कंपीट करना पड़ेगा। पहले तो खुद का राज चल रहा था, 10 साल तक कुछ बदलाव करे नहीं, पॉलिसी चेंज नहीं करा, प्रोडक्ट चेंज नहीं करा, मेथड ऑफ प्रोडक्शन चेंज नहीं करा, जो चल रहा है चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एमएनसीआई बोला ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको कंपीट करना ही पड़ेगा, दैट मीन्स इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, मोर डिमांडिंग कस्टमर, प्रोडक्ट ज्यादा हो गए, कस्टमर को अब पूरा राइट्स है कि वो ये भैया इस तरह का प्रोडक्ट आपको नहीं है, चलो दूसरी कंपनी के पास चलते हैं, दूसरी कंपनी ने दे दिया, बात खत्म, आपकी कंपनी को कौन आएगा अगली बार, नहीं आएगा, डिमांडिंग कस्टमर्स, ठीक है। तो पहले जो चलता था ना कि भैया प्रोडक्शन वाला सिस्टम था कि हमने जो बना दिया वो बेच दो, वो खत्म हो गया। अब बात आ गई थी कस्टमर इज द किंग, कस्टमर की जो इच्छा है वो आप उनको प्रोवाइड करो, कस्टमर आपकी प्रोडक्ट परचेज करेगा। रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट चेंज होती जा रही है, ठीक है, जो पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता जा रहा है, न्यू मशीनरीज आ रही है, आपको उसको चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंपटीशन एज खो दोगे मार्केट में। नेसेसिटी फॉर चेंजेस, ऑब्वियसली टाइम के अनुसार चेंज होना जरूरी है। नेक्स्ट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, पहले के जो लोगों को ट्रीट करते थे कि भैया काम ज़्यादा कराओ पैसे कम दो, अनहेल्दी इन्वायरमेंट वगैरह, वो चीज़ें चेंज हो गई है। अगर अब आपको, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है, डेवलप करना है, सक्सेसफुल होना है, तो उसके पास अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज होना बहुत ज़रूरी है, वो ये पॉइंट यहाँ कह रहा है। मार्केट ओरिएंटेशन, ऑब्वियसली जैसे हमने बताया था आपको, पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन चलता था कि जो बना दिया वो बना दिया, अब होता है मार्केट ओरिएंटेशन, नीड एंड वांट्स क्या है वो पता लगा, उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट बनाया जाएगा। लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर, अब पब्लिक सेक्टर को बोल दिया भैया खुद कमा के दिखाओ तो वेल एंड गुड है, अब ये जो घर जवाई वाला सीन है बंद हो चुका है, रोटी तोड़ना बंद करो, पहले कमाओ फिर रोटी तोड़ो, मना किसी ने नहीं किया। लास्ट, एक्सपोर्ट अ मैटर ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि अब तो कंपटीशन इंटेंस हो चुका है, तो आप अपने बिजनेस को और फ्लरिश करने के लिए सिर्फ इंडिया में मत बेचो ना, इंडिया के बाहर बेचो, एक्सपोर्ट बेचो, एक्सपोर्ट करो और ज़्यादा पैसा कमाइए। अगर आपको लगता है इंटेंस कंपटीशन है, डोमेस्टिक जो हमारे इन्वायरमेंट है या डोमेस्टिक बिजनेस में बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है, तो आपके पास एक रूट है, बाहर निकलिए और जाके एक्सपोर्ट करिए, अपने बाहर प्रोडक्ट बेचिए और ज़्यादा प्रॉफिट कमाइए, किसने मना किया आपको, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट को डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। Increasing competition, companies which would adopt the latest technology and which were having a large number of resources could only survive and face the competition. तो competition increase हो चुका था, no doubt in that. Next अगर बात करें, many could not face the competition and had to leave the market. Next point, जैसे western company which was leader
covering 38% market share, almost become unknown by 1995-90 with the entrance of MNC। तो वेस्टर्न कंपनी जो थी मेरे ख्याल से टीवी बनाती थी कंपनी, ठीक है, बहुत तगड़ा इसका मार्केट था, ऑलमोस्ट 38% मार्केट शेयर कवर कर रखा था इंडिया के अंदर, ठीक है। पर जैसे ही 1991 आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, एमएनसीज एंटर कर पाए, ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाए, न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं कर पाए, न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट नहीं कर पाए, मार्केट को रीड नहीं कर पाए और कस्टमर की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाए। 1995 तक तो भैया ये खुद ही पूरे मार्केट से गायब हो गया था। सोचिए आप, 1991 तक 38% मार्केट शेयर था। 38% मार्केट शेयर बहुत बड़ी बात होती है, और सिर्फ 4 साल लगे इस बंदे को अपनी कंपनी को खत्म करने में। क्यों? क्योंकि समय के अनुसार नहीं बदल पाया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं मोर डिमांडिंग कस्टमर, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वर ओनली फ्यू इंडस्ट्रीज ऑन प्रोडक्शन यूनिट, जिसको हम बोलते हैं ना, पहले हमारा प्रोडक्ट ओरिएंटेशन था। मीन्स मीन्स कि जो बना दिया बना दिया, यही है, लेना तो निकल वाला सीन था। अब है भाई साहब कहीं चाह है, अच्छा ये रुको अब बार मंगवा दूं, बैठो थे, चेंज हुआ। तो पहले जो थे, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, इतने कंपनीज थी नहीं, इतने प्रोडक्शन यूनिट नहीं थे, तो उनको जैसा चलाना था वैसा चलाते थे वो, सिंपल सी बात ये थी। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी मैनी मोर बिजनेसेस जॉइंड एंड इवन द फॉरेन कंपनीज हैड एस्टैब्लिश्ड देयर प्रोडक्शन यूनिट्स इन इंडिया। क्योंकि पहले क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पहले जो भी प्रोडक्शन यूनिट था वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर ही तो था, और पब्लिक सेक्टर ढीठ और मतलब अथाही ढीठ कंपनीज हुआ करती थी, जिन्होंने देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मुंह में पान दबा के बीड़ी दबा के ब्लू कर रहे थे, वो ये हाल कर दिया देश का बदतमीजों ने, ठीक है। तो हुआ क्या, तो फ्यू इंडस्ट्रीज ही थी, काम हो नहीं रहा था, पर प्राइवेटाइजेशन आया तो और कंपनीज एंटर हुई प्रॉफिट मेकिंग में, उधर से एमएनसी आ गया, लो भाई साहब भिड़ो अब दोनों से मिलके, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इनको क्या करना पड़ा, कस्टमर डिमांडिंग हो गया, कस्टमर को और चॉइस मिलने लग गया, क्योंकि प्राइवेट कंपनी आया, उसने बोला हम इस तरह से नहीं चलेंगे, लोगों की क्या जरूरत है, ये जरूरत है, चलिए भाई ये दीजिए। एमएनसी भैया लीजिए, कॉस्ट एफिशिएंसी, रिड्यूस कॉस्ट, अच्छी क्वालिटी, स्टैंडर्ड, बाहर से आया हुआ है, लो भाई कंपटीशन बढ़ गया। क्लियर? द शिफ्ट फ्रॉम शॉर्टेज टू अ सरप्लस ब्रॉट अनदर शिफ्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू मार्केट बायर। तो पहले शॉर्टेज ऑफ प्रोडक्शन था, डिमांड तो थी पर शॉर्टेज थी, फुलफिल नहीं हो रही थी, वो शिफ्ट हुआ कहां पे, वो शिफ्ट हुआ सरप्लस पे। जब ये सरप्लस पे शिफ्ट हुआ तो प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट से कहां चले गए हम, बायर ओरिएंटेड मार्केट पे चले गए, कि भैया बायर को क्या चाहिए वो पता लगाओ, ना कि आप क्या देना चाहते हो। आप जो देना चाहते हो डजंट मैटर, भूल जाओ, ये वाला टेक्निक अगर आप सोचते हो मैं ये दूंगा तो भूल जाओ, बायर को चाहिए नहीं चाहिए, मार्केट में जरूरत है या नहीं है, लोगों को जरूरत है या नहीं है, नहीं है तो भूल जाओ, घर जाओ और सो जाओ। नेक्स्ट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात करें तो बिफोर इकोनॉमिक और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वर वेरी लिटिल इंटरनल कंपटीशन ओनली, या फिर हम बोल सकते हैं कि भैया टेक्नोलॉजी भी इतनी ज्यादा आउटडेटेड हुआ करती थी या अच्छी खासी टेक्नोलॉजी यूज नहीं हुआ करती, ठीक है ना बेटा। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देयर वाज अ ग्लोबल कंपटीशन एंड टू सर्वाइव इन दैट कंपनी नीड टू हैव अ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, क्योंकि भैया बाहर के लोग आते थे टेक्नोलॉजी मशीन लेकर, गजब की टेक्नोलॉजी लेकर, और वो प्रोडक्शन करते धमाधम 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 रिसोर्सेज का पूरा यूज करते थे। और हमारे वाले थे भैया कत्ता बना रहे हैं, 10 ही बन रही है कि हाँ 10 बनवा दे, काहे चाहे वहां पर, वो चल रहा था। ये आए भैया 1000 बनाते एक दिन के अंदर, वो टेक्नोलॉजी वाला लेकर आए, वेस्ट एकदम कम कर रहे थे। यहाँ पे वेस्ट हो गया कोई बात को नहीं, दूसरा बना ले, खराब हो गई कोई बात को नहीं, तो कोई बात को नहीं, वेस्ट हो गई बाद में बनाए दूसरा बना लीजिए, यार आपने माल है आप फेंक दे बाहर ने, वो ये नहीं करते थे, वो करते भैया वेस्ट कैसे हुआ, मशीन मंगाओ, मशीन को अपडेट करो, मशीन को न्यू करो, बड़ा काम था। Many pharmaceutical companies increase their R&D expense from 2 to 12%। तो पुराने जितने भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज थे वो वाली बात है ना, तो थे कौन, या तो प्राइवेट में एक दो गिने चुने होंगे, बाकी पब्लिक सेक्टर वाले थे, वो वाली बात है। रिसर्च कौन करे, लोग मर रहे मरने दो, महामारी में कौन ध्यान देगा, क्या आज की रिक्वायरमेंट है, क्या इम्यून सिस्टम होना चाहिए, कौन से वायरस आने वाले हैं, या किस वायरस को कैसे खत्म किया जाए, कोई रिसर्च नहीं हुआ करता था। एसी लगा लिया होगा उस समय, मेरे ख्याल से नहीं लगा होगा, तो आराम से पंखे के नीचे बैठ के टाइम पास कर रहे थे, ठीक है। पर जैसे आया बोले सर्वाइवल पे बात आ गई,
तो फिर क्या करना पड़ा, अपनी R&D बढ़ाओ, क्योंकि बाहर की कंपनीज आई भैया इस तरह का वायरस है, इसको इस तरह की दवाइयों से खत्म किया जा सकता है, करा ना, फिर आगे ना सारे लाइन पे। स्पेंडिंग ए लार्ज अमाउंट इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज को भी जरूरत थी भैया, क्योंकि जैसे चल रहा था वैसे चल रहे थे, गाय भेड़ बकरियों की तरह चल रहे सारे। अब स्ट्रेट लाइन में भी चलना है, सीधा भी चलना है, इधर कट आएगा तो इधर भी काटना है, इधर भी काटना है। पहले तो ऐसे ऐसे घूम रहे इधर से उधर, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। एम्प्लॉय को ट्रेन किया भैया, आप मशीन कैसे रन कर सकते हो, उनके स्किल्स को इम्प्रूव किया गया, मार्केट रिसर्च किया गया, R&D इम्प्रूव किया गया। तो ये कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस देखने को मिले। नेसेसिटी फॉर चेंज, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कंपनी वुड फॉलो स्टेबल पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया 15-20 साल तक कोई लेना नहीं, 10 साल तक कोई लेना नहीं, अब नहीं होता, मार्केट बहुत जल्दी चेंज हो रहा है। कंपनीज नीड टू मॉडिफाई इट्स पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, नीड टू हटा देते हैं एक बार यहाँ पे, कंपनी नीड टू मॉडिफाई इट्स पॉलिसी फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्योंकि भैया इन्वायरमेंट ही क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स, अनसर्टन हो गया है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं चलोगे, जैसे वेस्टर्न नहीं चल पाया, चेंज नहीं कर पाया, तो मार्केट से बाहर हो गया। ठीक है। नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, बिफोर न्यू बिजनेस यूज टू मैनेज इनएडिक्वेटली ट्रेंड पर्सनल। चाचा का, ताऊ का, भतीजा का, सबका बदला लेगा वाला नहीं था, तू आजा, हाँ अरे चाचा को लड़को है भेज दे भी नहीं, अठे काम कर ले सी, अरे मामा को है आज जा रहे, हाँ अठे काम कर ले, कहीं जावा है, कोई काम को नहीं, बैठे रहते तो पैसे फ्री क्यों मिल रहे थे, ट्रेंड ही नहीं थे, कोई लेना नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, चल रहा था काम। ठीक है। पहले की अगर आप पूछो अपने फादर से, कई जो आज तो सरकारी नौकरी के लिए कैसे भागना दौड़ी पड़ रही है ना, SSC की तैयारी करते हैं, ऐसे सुबह शाम लगे रहते हैं। पहले के लोग गवर्नमेंट जॉब में ऐसे ले जाया करते भैया, जान पहचान में लग गया, ठीक है 5 साल काम करे, उसको परमानेंट कर दिया उसको, कोई उसका कुछ वो नहीं है, कोई उसको क्वालिफिकेशन नहीं है, पर क्योंकि जानकारी में था, 5 साल से काम कर रहा था गवर्नमेंट, चलो ठीक है परमानेंट कर दो उसको, गवर्नमेंट नौकरी लग गई। इस तरह से पहले के इस तरह से काम हुआ करते बेटा। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी न्यू मार्केट कंडीशंस रिक्वायर पीपल विद हायर स्किल्स एंड ट्रेनिंग। आज की तारीख में क्योंकि आपको स्कैन करना है मार्केट को, आपको रिसर्च करना है, आपको एनालाइज करना है, पॉलिसी मेकिंग उस तरह से होगी, तो आपको अच्छे बंदे भी चाहिए, पुराने बंदे से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट, हैंस इंडियन कंपनीज फेल्ट दैट दे नीड टू डेवलप देयर ह्यूमन स्किल। तो इंडियन गवर्नमेंट समझ में आ गया भैया, ह्यूमन स्किल डेवलप करो, नहीं तो काम नहीं चलेगा। ह्यूमन रिसोर्स अच्छे होंगे तभी आपकी कंपनी को आगे सर्वाइव कर पाएंगे, अच्छे नॉलेजेबल होंगे, स्किलफुल होंगे, प्रोफेशनल होंगे, तो अच्छे आइडियाज, अच्छे प्लानिंग, अच्छी पॉलिसीज क्रिएट करेंगे, मार्केट कैप्चर करने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट, मार्केट ओरिएंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया, बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी सेलिंग कंसेप्ट प्रोड्यूस फर्स्ट एंड देन सेल, ये वाला चलता था कि पहले हमने कुछ बना दिया जिसकी जरूरत है या नहीं है पता नहीं है, उसको सेल कर दो बाद में, तो ऑप्शन नहीं थे। पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने बोला ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मार्केट कस्टमर है, मार्केट किंग है, मार्केट जो कस्टमर है वो किंग है हमारा। ठीक है। सो आफ्टर न्यू इकोनॉमिक प्लानिंग कंसेप्ट मार्केट रिसर्च नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर हैज टू बी डन। तो पहले चलता है सेलिंग कंसेप्ट, अब चलता है मार्केट रिसर्च। ठीक है कि भैया पहले रिसर्च करो, ठीक है, पहले सोचो समझो, नीड्स एंड वांट्स को परखो, फिर उसके बाद प्रोडक्ट को बनाइए, तो अब प्लानिंग कंसेप्ट की बात चलती है। अनदेखी में थंब ऑफ रूल जो बोलते हैं कि चलने दो, ये कर लो, देख लो, वो वाला चीज नहीं चलेगा। ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक, बहुत सिंपल सा है। बिफोर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑल द लॉसेज ऑफ पब्लिक सेक्टर वर मेड गुड बाय द गवर्नमेंट बाय सैंक्शनिंग द स्पेशल फंड फ्रॉम द बजट। जैसे हर साल बजट पास होता है ना, तो लॉस जो था उस लॉस को कवर करने के अलग से पैसा गवर्नमेंट और देती थी, फिर उनको चलाने के अलग से पैसा और देती थी। मन कर रहा है एक चाटा मार दो खींच के, हमेशा बर्बाद कर दिया देश कुत्ता, मन नहीं करते पहले उनको। बट आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी public sector had to survive and grow by utilizing their own resources efficiently. In case when they are not in case not, then they must face the disinvestment। तो जैसे अगर कि आप नहीं चला पाए, नहीं कर पा रहे, अपने स्किल्स को प्रूव नहीं कर पा रहे, तो एक काम करिए, बोरे बिस्तर पैक किए, डिसइन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हो जाइए, हम बेचेंगे, प्राइवेट सेक्टर को एंटर करवाएंगे, वो या तो आपसे काम करवा लेंगे या फिर आप छोड़ के चले जाइए, हमारा पिंडा छोड़िए, हमारा पीछा छोड़िए भैया, पालना हमने बंद कर दिया है अब। इज इट क्लियर? आगे बात समझ में। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से इंपैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो ऑन द बिजनेस था उसको कवर कर लेंगे। साथ ही साथ एक पॉइंट और कर लेते हैं, ऑन द होल लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन हैव ब्रॉट पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन इंडियन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। अगर इसको समराइज करना चाहते हो, नेगेटिव इंपैक्ट देखने को कम मिला, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को बहुत ज्यादा मिला हमारे देश के अंदर आफ्टर 1991। नाउ लास्ट जो बचता है एक्सपोर्ट मैटर ऑफ सर्वाइवल को, इसको भी रीड कर लेते हैं। द इंडियन बिजनेस वॉज फेसिंग अ ग्लोबल कॉम्पिटिशन, ऑब्वियसली बात है क्योंकि अंदर की तरफ कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा था।
द न्यू ट्रेड पॉलिसी मेड एक्सटर्नल ट्रेड वेरी लिबरल। भाई न्यू ट्रेड पॉलिसी आई क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी को खत्म किया गया, लिबरलाइजेशन फॉलो किया गया, ग्लोबलाइजेशन फॉलो किया गया, तो भैया आप दूसरे देशों से आप ट्रेड करना आसान हो गया। ठीक है, मेनी कंपनीज इंक्रीज देयर टर्नओवर मोर देन डबल बाय स्टार्टिंग एक्सपोर्ट डिवीजन। तो बहुत सारी कंपनीज जो पहले ज्यादा नहीं कमा पाती थी वो अब डबल कमाने लगी ऑटोमेटिकली। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज, मेनी इंडियन कंपनीज जॉइन द एक्सपोर्ट बिजनेस। तो भैया कॉम्पिटिशन अंदर बढ़ रहा था ना, तो बाहर का रास्ता तो खुल गया था। तो एक रास्ता बंद हुआ, दूसरा खुल गया, दूसरे की तरफ मुड़ जाओ, वहां से कमाओ। भैया आपके बाहर के प्रोडक्ट बिकने को बहुत तैयार हैं, लोग तैयार हैं खरीदने के, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड तो वैसे ही मार्केट के अंदर अच्छी खासी रहती है। ठीक है, बाहर के देशों में, तो आप वहाँ यूज़ करो ना, उसको यूटिलाइज करो, क्योंकि आपको फायदा मिल गया, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी से आपको छुटकारा मिल गया, तो टेंशन आपकी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है? टू अर्न मोर फॉरेन एक्सचेंज इंडियन कंपनीज जॉइन द एक्सपोर्ट बिजनेस। वो हमने कवर कर लिया, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए जी, ये हो गया। अब तो वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक जो है दैट इज एप्रिशिएट मैनेजरियल रिस्पॉन्स। हाँ तो भाई अब बात करेंगे हम एप्रिशिएट मैनेजरियल रिस्पॉन्स की। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कह रहा था भैया? 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद बहुत चीज बदल गई। एमएनसीज आ गए, न्यू टेक्नोलॉजी आ गया, न्यू मेथड्स आ गए, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, मोर डिमांडिंग कस्टमर हो गए। तो इन सबको ध्यान रखते हुए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स भी जरूरी था। चलिए तो पहला रिस्पॉन्स देख लेते हैं। इंडियन एंटरप्राइजेस डेवलप स्ट्रेटेजीज एंड अडॉप्टेड बिजनेस प्रोसेस एंड प्रोसीजर टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द कंपटीशन। ठीक है, तो उनको पता था भैया अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, क्योंकि एमएनसीज आ गई थी। एमएनसीज जो है बिग एंड हैवी कंपनीज थी बेटा। ठीक है, जिनका अच्छे रिसोर्सेज थे, अच्छे इक्विपमेंट्स थे, अच्छे टेक्नोलॉजीज थी। अगर उसको आप उसके साथ compete नहीं करते, अगर अपने आप को चेंज नहीं करते, तो ऑब्वियसली आप मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस चेंज करा, प्रोसीजर तरीका काम करने का चेंज हुआ। They have become more customer focused and adopted measures to improve the relationship with customer satisfaction. तो पहले तो चल रहा था ना कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मार्केट था, प्रोडक्ट बना दिया, देख लेंगे, कस्टमर को पसंद आएगा, अपने को क्या लेना देना, 10 साल तक कुछ चेंजेस नहीं करना, पॉलिसी में बदलाव नहीं करना, सब बदल गया। ऑटोमेटिकली कस्टमर फोकस्ड हो गए, कस्टमर पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, कस्टमर ओरिएंटेड हो गए, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर कस्टमर को समस्या, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, कस्टमर को प्रॉब्लम है, तो उसके ग्रीवेंसेस अगर कुछ है तो सॉल्व कीजिए। कस्टमर भगवान है, हमारा देवता है, अगर वो नहीं करते तो भी मार्केट से बाहर थे। उन्होंने ये चीज़ भी बदलाव किया। दे हैव स्टार्टेड अपॉइंटिंग क्वालिफाइड प्रोफेशनल एक्सपर्ट। पहले वही वाली बात, चाचा का लड़का, मामा का लड़का, मासी का लड़का, आ जाओ सारे आ जाओ, वो वाला सीन चलता था। अब नहीं, अब जो क्वालिफाइड है, जो एक्सपर्ट है, जो इंडिविजुअल फील्ड के अंदर स्किलफुल है, उसी को हायर किया गया, जो अच्छा गाइडेंस दे सके कंपनी को आगे बढ़ने में। नेक्स्ट, दे हैव अडेप्टेड द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कीपिंग इन माइंड द ग्लोबल कंपटीशन। पहले जो चल रहा था वही टेक्नोलॉजी, कोई बदलाव नहीं कर रहे थे। अब क्योंकि मार्केट चेंज हुआ, डिमांड चेंज हुई, कस्टमर ओरिएंटेड हो गया, ऑब्वियसली क्वालिटी स्टैंडर्ड इंप्रूव करना है, तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जो मार्केट में टेक्नोलॉजी चाहिए, जो रिक्वायर्ड है, उसी टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज़ किया, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, स्टैंडर्ड क्वालिटी इंप्रूव हुआ, इनकी भी इज्जत बढ़ी, गुडविल बढ़ गई। तो फायदा देखने को मिला एमएनसी के बाद, नुकसान कुछ भी नहीं हुआ है ना। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग ब्रांड इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। अब ब्रांड के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने लग गए, क्योंकि ब्रांड से लॉयल्टी जनरेट करना बहुत ज़रूरी था। एक कस्टमर के दिमाग में वो वाली बात, ब्रांड होता क्या है, 100 प्रोडक्ट पड़ा हो, अगर उसमें आपका ब्रांड अगर दिख जाता अलग से, तो वो पहचान में आ जाता है। तो ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दे स्टार्टेड कीपिंग देयर एम्प्लॉइज सेटिस्फाइड। तो पहले वाली बात, निकलना है, 4 निकलने और मिल जाएंगे, बड़ा सीन था। ठीक है, इतना ही दे सकता हूँ मैं, तो करना है तो कर, नहीं तो मत कर। अब नहीं भैया, ठीक है, उसके बाद अब हर चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, कस्टमर जो जैसे कस्टमर को सेटिस्फाई किया था, वैसे एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फेक्शन देना ज़रूरी है, क्योंकि मेहनत तो वही कर रहे हैं, एट दी एंड सारी माथापड़ी वही कर रहे हैं, एंड रिजल्ट ला के वही देंगे आपको। पर आप चाहते हो नहीं भैया हम गधा पिचाई करवाएं आपसे, बंद कमरे में, एकदम अंधेरे कमरे में, कोई वेंटिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, गर्मी में मर रहे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, अगर वो कर रहे हो तो वो चीज़ खत्म हो गई थी यहाँ पे। ठीक है, दे हैव स्टार्टेड गिविंग फेयर रेम्यूनरेशन। ऑब्वियसली बात है, जितना अच्छा काम करके दे रहे हो उतनी आपको सैलरी मिलेगी, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ठीक है, दे एनालाइज द नीड, वांट एंड डिमांड ऑफ द कस्टमर बिफोर डिजाइनिंग अ प्रोडक्ट। वो वाली बात ही है कि अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आने से एक फायदा ये हो चुका था कि पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन चेंज था, जो वो बदल गया, अब कस्टमर ओरिएंटेशन हो गया। कस्टमर की नीड्स को, वांट्स को समझने के बाद प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता
है, थोपा नहीं जाता। अब उनकी इच्छा पूछी जाती है, उसके बाद प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है। और आज का फैक्ट भी यही है, अगर आप कस्टमर को जो है नहीं करते तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। तो अब बात करेंगे हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डीमोनेटाइजेशन। तो इसका जो इंट्रैक्शन है बहुत गजब का है। तो डीमोनेटाइजेशन सुनते ही काफ़ी अच्छे दिन याद आ जाते हैं हमें, ठीक है। तो ये जो पुराने नोट थे जो नए नोटों में कन्वर्ट हुए हैं, 500 की नोट जो नए बने हैं, देखा आपने 100 का नोट भी नया आ गया, 10 का नोट भी नया आ गया, पुराने नोटों को बाहर कर दिया गया। तो चलिए बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन को लेकर, और डीमोनेटाइजेशन से क्या कहना चाहता है। दैट वॉज अनाउंस ऑन 8 ऑफ नवंबर 2016। याद है हमारे मोदी साहब जी, प्रधानमंत्री जी आके क्या बोल के गए थे, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से पुराने 500 और 1000 के नोट की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। और इसी तरह से फिर भगदड़ मची, और बाद में आए हमारे पास ये जो फेमस हुआ चूरन वाले नोटों से काफी फेमस हुआ था 2000 के नोट, ठीक है। अब 2000 के नोट ऑब्वियसली मार्केट से आउट हो चुके हैं। सो इसने क्या किया, डिमोनेटाइजेशन ने ऑब्वियसली 60% ऑफ टोटल इन सर्कुलेशन में जो पैसा था उसको इनवैलिड कर दिया। मतलब 500 और 1000 नोट कितने रुपए, मतलब उसकी मात्रा अगर देखा जाए टोटल इकोनॉमी जो पैसा घूम रहा था, 60% पैसा जो था 500 और 1000 नोट के रूप में घूम रहा था मार्केट के अंदर, और वो क्या हो गया उस रात 12 बजे इनवैलिड। That is, note of rupees 500 and 1000 were demonetized with immediate effect, ceasing to be the legal tender except for a few specified purpose such as paying utility bills, ठीक है, पेट्रोल भरवा लिया आपने, ठीक है, और हॉस्पिटल्स वगैरह के खर्चे के लिए इसको अलाउ किया गया था, बाकी उस किसी के लिए भी इसको अलाउ नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये एक मतलब फर्स्ट सुनने में आया था भाई, पहले भी हमारी गवर्नमेंट ने किया है, 2-3 बार किया है, ठीक है, शायद इंदिरा गांधी ने भी किया है डिमोनेटाइजेशन का एक बार, पर ये जो आज की जनरेशन है वो फर्स्ट टाइम ऐसा देखा था भाई ऐसा कुछ हुआ है, डिमोनेटाइज समथिंग कुछ वर्ड था, और ऐसा भी हो सकता है क्या, ये समथिंग विच वाज वेरी यूनिक, बिजार, कुछ भी बोल लीजिए, आपके ऊपर है, आपके साथ कितना बुरा हुआ, कितना आपका पैसा गया उस पर डिपेंड करता है। चलिए जी, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था, पर जिसके लिए था, क्योंकि जो करप्ट लोग थे उनके लिए काफी मुश्किल था ये। The people had to deposit the invalid currency in the banks, which came along with the restriction placed on the cash withdrawal। भैया पैसा जमा कराने की कोई मना ही नहीं थी, कितना आपके पास पड़ा है घर में जमा करा दीजिए। पर प्रॉब्लम ये थी कि कैश विड्रॉल की लिमिट 2000 रुपए थी पर डे में। अब इसलिए क्योंकि मार्केट पहला पैसा सारा अंदर लिया जाता, तो उसके बाद कितना पैसा इकट्ठा हुआ उसके हिसाब से फिर करेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता, प्रिंट होता, सारी चीज़ों को टाइम लगता है ना। तो इसलिए बोला कि जो कैश विड्रॉल था उसकी लिमिट कम कर दी गई है, पर आप जितना आपके घर में पड़ा है 500 1000 के नोट वो लाके जमा करवा दीजिए, कोई मना उसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसमें, तो मेन एम क्या था बेटा, टू कर्ब द करप्शन, ब्लैक मनी एंड द इलीगल एक्टिविटी। तो करप्शन को, ब्लैक मनी जो लोगों ने छुपा रखी थी, इलीगल एक्टिविटी जो कर रहे थे, टेररिज्म फंडिंग जो कर रहे थे, उनको रोकना, उनको जड़ से खत्म करना, यही इसका मेन एम था। किसका बेटा, डीमोनेटाइजेशन का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन, बहुत इजी है। डिमोनेटाइजेशन इज व्यूड एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर। तो पहला पॉइंट बोलता है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर के रूप में देखा गया इसको। कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वर रीडली डिपॉजिटेड इन द बैंक्स एंड एक्सचेंज फॉर अ न्यू नोट्स। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। तो कैश होल्डिंग जो था, क्या करना था, कुछ नहीं करना था, आपको जाके पैसा जमा करा दीजिए बैंक के अंदर, जो बैंक में पड़ा है वो पड़ा ही ऑलरेडी, और उसको आप न्यू नोट्स पर कन्वर्ट कर लीजिए। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स पर काफ़ी ध्यान दिया, टैक्स इवेजन वगैरह पे रोक थोक को ध्यान में रखा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट, बट दोज विद द ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर द अनअकाउंटेड इनकम एंड पे टैक्स पेनल्टीज वाज इम्पोज। तो जिनका बेटा पैसा क्लियर था कि भैया हाँ इतना पैसा कमाते हो, इनकम टैक्स आप फिल करते हो, बैंक में पैसा पड़ा है, तो कोई टेंशन नहीं थी। पर वो लोग जिनके बोरे भरे हुए थे पैसे के, है ना, जिनके बोरियां भरी हुई थी, कमरे भरे हुए थे, छुपा रखे थे कहीं ना कहीं, उनके लिए मुसीबत थी, भैया आओ लेकर तुम पैसा जमा कराओ, पैसा मना थोड़ी कर लेने के लेंगे, पर साथ ही साथ तुम्हारे पेनल्टी भी लगाएंगे। तो अनअकाउंटेड इनकम को पकड़ना जरूरी था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, डिमोनेटाइजेशन इज ऑल्सो इंटरप्रिटेटेड एज अ शिफ्ट
ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग दैट टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड और एक्सेप्टेड। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत क्लियर कर दी थी कि टैक्स चोरी करके भागने की कोशिश कर रहे हो, ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी किसी भी हालत में। Demonetization also led to tax administration channeling the savings into the formal financial system। ठीक है, क्योंकि पैसा बैंक में जाएगा, बैंक में जाएगा तो ऑब्वियसली कितना पैसा है मार्केट में, ये सब चीज क्लियर होगी। और ऑब्वियसली ये जो पैसा अपन घर में रखते हैं उनको यूटिलाइज तो होता नहीं, जब बैंक में रहेगा तो एक प्रॉपर चैनल सिस्टम बनेगा जहाँ से पैसा क्या हो सकता है, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। पैसा जितनी जो इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली रिटर्न ज़्यादा कमा के मिलेगा, इकोनॉमी बूस्ट करेगी ऑटोमेटिकली अपने आप में। ठीक है ना। नेक्स्ट, अनदर फीचर डिमोनेटाइजेशन टू क्रिएट लेस कैश और कैशलाइट इकोनॉमी, जो हम आज की तारीख में देखने को मिल रहा है, फोन पे डिजिटल जो भी है, ठीक है, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, तो कहीं ना कहीं ये एक एम ये भी था, एक फीचर ये भी था, सेविंग थ्रू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंप्रूविंग द टैक्स कंप्लायंसेस। अब क्या है कि हर एक चीज़ 10 रुपये खर्च कर रहे हो आपके अकाउंट से हो रहा है, हर एक चीज़ का रिकॉर्ड है अब गवर्नमेंट के पास। पहले सारा पैसा जेब में लेके घूमते थे, क्या रिकॉर्ड रहता, अब पैसा ऑब्वियसली बैंक के अंदर है, बैंक में तो आप खर्च कर रहे हो, उसका डिटेल भी बैंक के पास है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस फी में हो रहा है, तो गवर्नमेंट उस पर काफ़ी हद तक निगाहें रख के कंट्रोल कर सकती है। ठीक है। एडवांटेज की बात करें, हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट द इलीगल एक्टिविटी लाइक ब्लैक मनी, टेररिज्म फंडिंग्स एंड स्मगलिंग। ठीक है, जो फर्जी है, वो जो मूवी देखी थी, सीरीज आई थी, वो एक्चुअली क्या था, ये ब्लैक मार्केटिंग था, ब्लैक मनी था, फर्जी नोट बनाने वाला जो काम थे, ये सब चीज़ों को कहीं ना कहीं क्या करना था, खत्म करना था, पहला एडवांटेज। दूसरा, हेल्प्स इन गेटिंग फेक करेंसी आउट ऑफ द सर्कुलेशन, जो दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। तीसरा, इनकरेज डिजिटल पेमेंट, मोड्स टू रीच द टारगेट ऑफ द कैशलेस सोसाइटी, जो हम चाहते थे। डिजिटल पेमेंट आज ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, दुनिया भी मान चुकी है इस बात को, जर्मनी वाले लोग भी आके करते हैं आजकल। तो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन, इसको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप जोड़ सकते हैं, बड़ा इजी पॉइंट है, कोई इतना पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन देखने को मिला है इससे। ठीक है, तो काफ़ी स्टेबिलिटी देखने को मिली है, पैसा इकोनॉमी के अंदर घूमा है, रोटेट किया है, प्रॉपर फाइनेंशियल सिस्टम अब सेटअप हुआ है, अब बैंक के थ्रू पैसा बेटर एरिया के अंदर चैनलाइज किया जा सकता है, जिनको जिनको ज़रूरत है और जो बेटर अपॉर्चुनिटी वहाँ पैसा लगाने से इन्वेस्टमेंट रेज ही होगा, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जीडीपी इकोनॉमी को ही फायदा मिलेगा। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें डिमोनेटाइजेशन की, क्रिएटेड इनकन्वीनियंस फॉर द अकाउंट पब्लिक ऑन द कैश क्रंच, भैया खाली जेब हो गया। हाँ, कुछ टाइम के लिए जो परेशानी तो हुई थी, पर कुछ अच्छी चीज़ करने जाते हैं तो थोड़ी परेशानी तो झेलनी ही पड़ती है। ठीक है, लोग सुबह सुबह लाइन में खड़े हो जाते थे, भैया 2,000 रुपये ही मिलेंगे पर कुछ तो मिले, इस तरह से था। क्रिएटेड इनसिक्योरिटी इन फॉरेन इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, तो कहीं ना कहीं उनको इनसिक्योरिटी थी, भैया कहीं गवर्नमेंट इस तरह से करके हमारे पैसे भी तो नहीं रोक देगी, तो हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, तो ये थोड़ी सी इनसिक्योरिटी क्रिएट हुई थी फॉरेन इन्वेस्टर्स में, पर बाद में बहुत चिल कर दिया था इनको, भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। रिजल्टेड इन एडिशनल कॉस्ट फॉर अ बैंक ड्यू टू एटीएम रिकैबिलेशन, भाई एटीएम में वो ऑब्वियसली साइज भी चेंज करनी पड़ी ना, 2,000 का नोट, भाई ऑब्वियसली पहले 500,000 का, 2,000 का नोट थोड़ा बड़ा था, तो एटीएम में चेंजेस करने पड़े, उसके सेंसर में चेंजेस करने पड़े, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉस्ट भी इंक्रीज हुई थी बैंकों की यहाँ पे, बाद में बैंक वालों ने अपन से लूटा है। नेक्स्ट, डिस्टर्बटेड ट्रेड, बिजनेस ठप हो गए थे भैया, पता है ना, अच्छे अच्छे बिजनेस रुक गए थे, सिस्टम बैठ गया था, कोविड में देखने को मिला था, पर यहाँ पे भी देखने को मिला था, ट्रेडिंग नहीं हो पाई ढंग से। फिर क्रिएटेड ट्रेड इन द माइंड्स ऑफ टूरिज्म विच अफेक्ट टूरिज्म, ठीक है, कि यार वो पैसे कैसे निकालेंगे, पैसे कैसे मिलेंगे, अभी तो 2,000 दिन के मिल रहे हैं, हम खर्च कहाँ करेंगे, घूम कैसे पाएंगे, तो एक वो थोड़ा सा थ्रेट था, पर वो कुछ टाइम का ही था, बाद में सारी चीज़ें हैंडल हो गई थी, पैसा रेगुलराइज हो चुका था, नॉर्मली मार्केट के अंदर रोटेट करने लग गया था, फिर कोई टेंशन की जरूरत थी ही नहीं। क्लियर है, तो ये डिमोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमारी लाइव क्लासेस चल रही है, उदय आपको 8 बजे मिलता है और शिखर 12th क्लास आपको 7 बजे मिल जाएगा। तो अब एट दी एंड हम कहना चाहेंगे थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े रहे इतने लंबे टाइम के लिए। कैसे लगी क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, शब्बा के मैं हूं राहुल शर्मा, साइनिंग ऑफ।